हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है आपके सामने कि राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण यानी कि 1857 से लेकर के और 1956 तक का जो काल है उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त करनी है। ठीक बात है। और उसके अंदर हम पहले भाग के रूप में अगर बात करें तो हम पहले भाग में पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, जिसे दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, क्रांति की घटनाएं और क्रांतिकारियों का वर्णन। उसके बाद में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलनों का भाग आएगा। उसके बाद में आपके सामने आएगा राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन और फिर लास्ट जो है वो अपने पास में आएगा राजस्थान का एकीकरण, जो वर्तमान स्वरूप के अंदर हमारे समक्ष राजस्थान है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो आज की क्लास के अंदर जो है हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति। ठीक बात है। अब यहाँ पर एक बात यह देख लेनी होती है कि जब भारत के अंदर 1857 में क्रांति का बिगुल बजाया गया, यानी कि मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, इन लोगों के द्वारा जो कार्य जो है वो भारत के अंदर किया जा रहा था, तो उसी आग का एक जो चिंगारी है वो राजस्थान के अंदर भी आई और राजस्थान के अंदर भी जो क्या हुआ है 1857 की क्रांति यहाँ पर हो रही है। लेकिन मित्रों, इससे पहले हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि ये जो घटनाएं होती है ये किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं होती है, यानी कि जो राजनीतिक जन जागृति है वो जन जागृति किसी तात्कालिक घटना से या एकदम अचानक से होने वाली घटना से जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। इसका मतलब इन घटनाओं के पीछे जो है वो लंबी साधना की जरूरत होती है, बहुत अधिक प्रयत्नों की जरूरत होती है। तो राजस्थान के अंदर जन जागृति होने के लिए क्या क्या प्रयत्न हुए थे, सर्वप्रथम हमें उसके बारे में जानना है। फिर उन कारणों को जानते हुए हम 1857 की क्रांति को समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लेंगे सबसे पहला 1857 की क्रांति और उसके भाग के रूप में हम यहाँ पे ले रहे हैं कि राजस्थान में जन जागृति के कारण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कुछ एक कारणों को हम जब जानेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि वास्तव में जो 1857 की क्रांति हो रही है तो उसका क्या राजनीतिक महत्व है और क्या उसके पीछे कारण रहे हैं। ठीक बात है। तो पहला देखिए, पहला हमने यहाँ पे लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती व उनका प्रभाव। राजस्थान के अंदर हमने भारत के संपेक्ष के अंदर बात करी थी, तब हमने देखा था कि भाई भारत के अंदर भी विभिन्न जो है वो समाज सुधारक हुए हैं और उनका योगदान रहा है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका योगदान कहाँ पे रहा है प्रमुखता से, उनका योगदान जो है प्रमुख रूप से राजस्थान के अंदर रहा है। तो देखिए, बात करें अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की तो इनके बारे में हमें दो बातें पता चलती है। पहली बात तो हमें यहाँ पर ये पता चल रही है कि इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, यानी कि ये क्या थे, समाज सुधारक थे। ठीक बात है, समाज सुधारक। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक बात है, ये चीज हम दोनों ही पढ़ चुके हैं। 1875 के अंदर ये स्थापना करी जाती है आर्य समाज की। अब बात करते हैं समाज सुधारक की। तो समाज सुधारक होने के नाते इन्होंने जो है विभिन्न राष्ट्रीय की योग्यताओं को जो है वो लोगों के समक्ष रखने का कार्य किया, यानी कि राष्ट्र के संबंधित अर्थात राष्ट्रवादी विचारों को जो है वो इनके द्वारा क्या किया गया है, प्रचार किया गया है। जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं सबसे पहले कि इन्होंने प्रयोग किया था स्वराज का। किसका प्रयोग किया, स्वराज का प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग किया है स्वदेशी। क्या प्रयोग किया है, स्वदेशी। इन्होंने प्रयोग किया है स्वभाषा। क्या मतलब है, स्वभाषा। और इन्होंने प्रयोग किया है स्वधर्म। किसका प्रयोग किया है, स्वधर्म का। यानी कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले जन जागरण का जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक बात है। अब बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना तो हालांकि 1875 के अंदर हुई है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो है 1888 से लेकर के और 90 का जो समय रहा है, इस समय के अंतर्गत क्या हुआ है, इस समय के अंतर्गत राजस्थान में इसकी जो है वो शाखाएं खोली गई है। राजस्थान में किसकी शाखाएं खोली गई है, आर्य समाज की शाखाएं जो है वो स्थापित की गई है। ठीक बात है।
तो आर्य समाज की जो शाखाएं हैं वो राजस्थान के अंदर स्थापित हो रही है, आर्य समाज की शाखाएं। और इन आर्य समाज की शाखाओं के अंतर्गत ही हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक कार्य किया है राजस्थान के अंदर आकर के। राजस्थान की जो आर्य समाज की शाखाएं हैं ये क्या करती है, इसके प्रचार के लिए यानी कि राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार करने के लिए ये अजमेर के अंदर क्या करते हैं, एक ये यंत्रालय की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? यंत्रालय। यंत्रालय का मतलब अगर हम बात करें तो हो जाता है छापाखाना। किसकी स्थापना कर रहे हैं? ये प्रेस की स्थापना कर रहे हैं, यहाँ पे मुद्रणालय की स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा हो रही है राजस्थान में सर्वप्रथम स्थापना? ये आर्य समाज के द्वारा यहाँ पे हो रही है। इसके बाद में एक बात करें तो आर्य समाज का एक और योगदान मिल जाता है हमें 1883 के अंदर। कब मिल जाता है? 1883 में, जब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने उदयपुर के अंदर, कहां पे है? उदयपुर के अंदर जो है वो स्थापना करी है परोपकारिणी सभा की। किसकी स्थापना करी है? परोपकारिणी सभा। ठीक बात है, परोपकारिणी सभा की स्थापना आर्य समाज के द्वारा यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर के अंदर की जाती है 1883 के अंदर। कुल मिलाकर के हमने बात ये की है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति है जो राजस्थान के अंदर जो है वो जन जागरण की अलख जगाने का कार्य यहाँ पे कर देते हैं। ठीक बात है, तो ये हो गया आपका पहला बिंदु कि स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका प्रभाव। यहाँ पर 1875 लिख लेना, 75 की जो हमने बात करी है वो यहाँ पे हमने कर ली है। क्या स्थापना हुई है? आर्य समाज की जो है वो यहाँ पे स्थापना हुई है। ठीक बात है, तो ये तो हो गया आपका पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु देखते हैं जन जागरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमें मिलता है समाचार पत्रों का योगदान। किसका योगदान? समाचार पत्रों का। कुछ समाचार पत्रों के नाम हमने लिखे हैं, साथ ही साथ इन समाचार पत्रों के द्वारा किसके द्वारा जो है इनकी स्थापना हुई है वो जब हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे तो हम एक एक करके देखते रहेंगे। जिसमें हमने कुछ समाचार पत्र देखे हैं, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, वीर सतसई। ये साहित्य है, ये क्या है? साहित्य है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो है वो साहित्य की रचना हुई है। और ये जो साहित्य है ये वीर रस प्रधान साहित्य है। कौन सा है? वीर रस प्रधान साहित्य है। ठीक बात है, तो इसने क्या किया है? भारत के राजस्थान के अंदर जो है क्रांतिकारियों के जोश को दोगुना करने का कार्य जो है वो वीर सतसई के द्वारा किया गया। इसके अलावा कुछ और समाचार पत्र हमने लिखे हैं, राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, नवीन राजस्थान, इसके अलावा आपका राजस्थान केसरी हो गया। इसके अलावा एक और समाचार मिल जाता है समाचार पत्र जिसका नाम हमें मिलता है नवज्योति। क्या नाम मिल जाता है? नवज्योति। इसके अलावा भी समाचार पत्र कई सारे रहे हैं जो क्या करते हैं, समाचार पत्रों के द्वारा जन जागरण का कार्य कर लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी है जो उस समय लिखे गए, जैसे कि देशभक्ति की जो है वो कविताएं लिखी गई, जिनमें हम पढ़ लेते हैं माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा गीत की रचना की गई थी। इसके अलावा हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह बारठ और जमनालाल बजाज, इनके द्वारा भी क्या किए गए, देशभक्ति पर जो है वो कविताएं और साहित्यों की रचना की गई थी, जिसमें केसरी सिंह बारठ के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे भी हम आगे देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये कहा कि उस समय के समाचार पत्र और साहित्यों के द्वारा भी क्या किया गया है, जन जागरण का कार्य यहाँ पे कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो तीसरा बिंदु हमारे समक्ष आता है मध्यम वर्ग की भूमिका। यानी कि यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि मध्यम वर्ग के लोग, हालांकि राजस्थान के अंदर जो है वो क्रांति करने के लिए जो निम्न वर्ग है यानी कि किसान वर्ग और मजदूर वर्ग जो है वो भी सक्षम है, लेकिन फिर भी राजस्थान की जो क्रांति होती है, राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है उसके अंदर जो मुख्यतया अगर हम बात करें कि नेतृत्व किस वर्ग के द्वारा किया जाता है, तो नेतृत्व यहां पर किया जाता है मध्यम वर्ग के द्वारा, जिसमें हम कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे कि नारायण व्यास, मास्टर भोलानाथ, मगाराम वेद, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक। ये जो नाम हमें दिख रहे हैं ये सारे ही सारे किस वर्ग के संबंधित लोग हैं? ये सारे ही मध्यम वर्ग के लोग के संबंधित हैं और इनके द्वारा क्या किया गया है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका बिंदु आता है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। बात करें प्रथम विश्व युद्ध का तो ये हुआ था 1914 से लेकर के 18 तक, 1914 से लेकर के 18 तक जो है वो ये हुआ है। और इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हम बात करें तो राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में क्या लिया है, भाग लिया है। यानी कि ये लोग जो है, जो यहाँ के सैनिक हैं, ये युद्ध में भाग लेने के लिए बाहर जाते हैं विदेश के अंदर, ठीक है, और वहां युद्ध के अंदर भाग लेने के बाद जब युद्ध समाप्त होता है, जब वापस लौटते हैं तो उन्होंने अपने अनुभव कहां पे साझा किए हैं, यहाँ के लोगों के साथ में क्या किए हैं, साझा किए हैं। यानी कि उस संस्कृति को उन्होंने करीब से देखा और उस संस्कृति के अनुभव
वापस राजस्थान में आने के बाद में राजस्थान के लोगों के समक्ष रखे। तो यहाँ से फिर क्या हो रही है, इन्हीं विचारों की वजह से, इस संस्कृति के विचारों की वजह से, प्रसार की वजह से क्या हो रहा है, जन जागृति का कार्य जो है वो हो जाता है। तो ये हुआ आपका प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। अब देखिए हम यहाँ से ये प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान की जो क्रांति हो रही है उससे पहले राजस्थान में क्या स्थिति होने वाली है। तो कुल मिलाकर के बात ये रही कि हमने इससे पहले जो है वो राजस्थान के अंदर जो जन जागृति के कारण थे उनके बारे में अध्ययन किया, कुछ कारण हमने पढ़े जिसकी वजह से जन जागृतियां हुई है। और अब हम ये जानने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वो क्रांति किस प्रकार से हुई है। और उसमें सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जो क्रांति प्रारंभ होती है तो उससे पहले राजस्थान की किस प्रकार की स्थिति रहती है, यानी कि राजस्थान का जो राजनीतिक ढांचा है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्र में। किसकी बात करें तो भारत के अंदर, और भारत के ऊपर जो है वो नियंत्रण किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका नियंत्रण है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, EIC का नियंत्रण है। और EIC का कौन व्यक्ति यहाँ पे नियंत्रण कर रहा है तो हम देखते हैं कि ये करता है आपका गवर्नर जनरल। ये नियंत्रण कौन रख रहा है, गवर्नर जनरल जो है वो नियंत्रण रख रहा है। ठीक बात है, ईस्ट इंडिया का गवर्नर जनरल पूरे भारत के नियुक्त हो गया। अब देखिए बात करते हैं 1857 के समय में गवर्नर जनरल कौन था। किसकी बात करें, 1857 की बात करें तो भारत की क्रांति जब हमने पढ़ी थी तब हमने देख लिया था यहाँ पे कौन है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या है 1857 के समय यहाँ पे गवर्नर जनरल बने हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल 1857 में बने हैं इनसे अलावा हमें एक और गवर्नर जनरल का बात जो है वो याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये राजस्थान से संबंध रखते हैं। संबंध क्या रखते हैं, देखिए बात आती है 1832 की। कब की बात आ रही है, 1832 के अंदर। 1832 के अंदर एक गवर्नर जनरल है जिनका नाम मिलता है आपको विलियम बेंटिक। क्या नाम मिलेगा, विलियम बेंटिक। ठीक बात है। अब देखिए विलियम बेंटिक क्या कार्य यहाँ पे करते हैं। तो विलियम बेंटिक के द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित की जाती है राजपुताना रेजिडेंसी। किसकी स्थापना हो जाती है, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी जाती है। कब कर दी जाती है, 1832 के अंदर स्थापित कर दी जाती है। बात करें कि राजपुताना रेजिडेंसी का प्रमुख प्रशासक कौन होगा, यानी कि इसके बारे में हमें दो बातें देखनी है। पहली तो ये कि इस प्रेसिडेंसी का जो रेजिडेंसी की स्थापना हुई है इसका प्रशासक कौन होगा, और दूसरी हमें यह देखनी है कि इसका मुख्यालय जो है वो कहां पे होने वाला है, हेडक्वार्टर कहां पे होगा। ठीक है, तो देखिए प्रशासक का मतलब तो हो गया यहाँ पे जो पद बनाया गया वो हो गया AGG। क्या हो गया, AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। हमने बात करी यहाँ पे कौन है, गवर्नर जनरल है भारत के अंदर। ठीक है, तो अब भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन राजपुताना रेजिडेंसी है, और राजपुताना रेजिडेंसी का जो प्रशासक है वो इस गवर्नर जनरल का, यानी कि इस गवर्नर जनरल का क्या है, एजेंट है, यानी AGG है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक बात। अब बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसके जो मुख्यालय है राजस्थान के अंदर दो जगह पे स्थापित हुए थे। एक तो हुआ अजमेर के अंदर। कहां पे स्थापित हुआ, अजमेर में। लेकिन हमने देखा कि ये जो अंग्रेज है ये ठंडे प्रदेश के निवासी है, गर्मियों में रह नहीं सकते, तो ठंडे प्रदेश गर्मियों में जाने के लिए कहां पे जाएंगे ये, तो इनका जो दूसरा है कार्यालय वो कहां पे रखा गया, आबू के अंदर जो है वो रखा गया था, माउंट आबू में। तो अजमेर और माउंट आबू जो है वो इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। किसकी, राजपुताना रेजिडेंसी की। AGG का कार्यालय, ग्रीष्मकालीन कार्यालय कहां पे हो जाएगा, आबू के अंदर हो जाएगा, और साधारण समय में कब हो जाएगा, अजमेर के अंदर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने ये बात करी कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। अब देखिए ये जो राजपुताना रेजिडेंसी है इसको भी पूरे राजस्थान पे अगर नियंत्रण रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने जो है अधीन जो है और व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो इन राजपुताना रेजिडेंसी के अधीन जो है वो नियुक्त किए जाते हैं PA। क्या नियुक्त किए जाते हैं, PA का मतलब हो गया आपका पॉलिटिकल एजेंट। क्या हो गया, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक बात है। तो अब AGG के अधीन किसकी नियुक्ति हो रही है, पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हो रही है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये जो AGG है ये 1857 में कौन है, और अगर बात कर ले सबसे पहला कौन है तो यहां पे देखिए सर्वप्रथम जो AGG यहां पर बनाया गया था वो तो नाम मिल जाता है आपको मिस्टर लोकेट। क्या नाम मिल जाता है, मिस्टर लोकेट जो है वो क्या है, सबसे पहले AGG है राजस्थान के अंदर। और बात कर लें कि 1857 के अंदर कौन है, यानी कि 1857 में कौन है, तो इसमें हमें नाम मिलता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AGG है। ठीक बात है।
हालांकि 1856 के अंदर इनके बड़े भाई साहब है हेनरी लॉरेंस, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो प्रशासक थे, एजीजी थे, यानी कि इनका क्या हुआ, ट्रांसफर हो गई और ये चले गए थे आगरा के अंदर, और इनके भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यहाँ पर कार्यवाहक एजीजी नियुक्त किया गया था। तो हम बात करते हैं कि 1857 के अंदर, तो 1857 के अंदर यहाँ पे एजीजी का कार्य कौन कर रहे हैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा है। पहले अगर बात करें पहले कौन थे आपके, मिस्टर लोकेट, ठीक बात है। अब इस एजीजी के अधीन किसको नियुक्त किया जाता है, पॉलिटिकल एजेंटों को है नियुक्त किया जाता है। तो देखिए पॉलिटिकल एजेंट कहां पर नियुक्त हुए थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में। तो देखिए राजपुताना रेजिडेंसी ये बन गई, इसके अधीन किसको नियुक्त किया जा रहा है, पॉलिटिकल एजेंटों को। और ये पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो कई जगहों पर नियुक्त किए जाते थे, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली एक बात करते हैं मेवाड़ के अंदर। कहां पे नियुक्त किए गए, मेवाड़ के अंदर। इसके अलावा ये नियुक्त किया गया जोधपुर के अंदर। कहां पे हुआ है, जोधपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए जयपुर के अंदर। कहां पे नियुक्त हुआ, जयपुर के अंदर। इसके अलावा देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, मेवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर। कहां पे नियुक्त हुए हैं, भरतपुर के अंदर। और इसके अलावा ये हुए हैं कोटा के अंदर। कहां पे हुए हैं, कोटा के अंदर नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा के अंदर जो है वो क्या नियुक्त किए गए हैं, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए हैं। अब किस किस को नियुक्त किया गया था उसकी बात करें तो यहाँ पे मेवाड़ के अंदर जो है वो सोवर्स को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, सोवर्स, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर मॉक मैसन को जो है वो यहां पर नियुक्त किया गया है, मॉक मैसन, ठीक है। फिर बात करते हैं जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर नियुक्त किया गया है कर्नल ईडन को। किसको नियुक्त किया, कर्नल ईडन को नियुक्त किया। बात करते हैं भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर के अंदर नियुक्त किया गया था मॉरिसन को। किसको नियुक्त किया गया था, मॉरिसन को नियुक्त किया। बात करते हैं कोटा के अंदर। तो कोटा के अंदर जो नियुक्त किया गया है वो है आपके मेजर बर्टन। किसको नियुक्त किया गया है, मेजर बर्टन को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका हो नहीं सकता है। देखिए सीधी सीधी बात ये है, मेवाड़ यानी कि उदयपुर। उदयपुर मतलब आप क्या याद रखते हो, झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी तो हम जा नहीं सकते, अब झीलों का आनंद लेना है, फुहारों का आनंद लेना है, तो क्या ले लो, बाथरूम में जाकर के सोवर ले लो। क्या ले लो आप, सोवर ले लो। तो सोवर कहां पे लेने हैं, मेवाड़। मेवाड़ यानी कि उदयपुर, उदयपुर माने झीलों की नगरी, याद रह जाएगा आसानी से। इसके अलावा देखिए बात करें अगर जयपुर के बारे में, तो जयपुर के अंदर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो क्या बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है क्रिकेट स्टेडियम। क्या बनाया जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम। ईडन गार्डन किसका नाम है भाई, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम का ही नाम है ना। तो राजस्थान के अंदर बात कर ले तो ईडन गार्डन राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है, जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं कोटा के बारे में। देखिए कोटा, कोटा का मतलब कोटा याद ना रखें आप, सिर्फ कोट याद रखिए। ओवर कोट याद रखते हैं ना, और कोट के अंदर क्या लगाते हैं, बटन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, बटन लगाएंगे। तो कोटा और बटन, क्या नाम याद रखना है, कोटा और बटन, यानी कि कोटा के अंदर कौन हो गया, मेजर बटन हो गया, ठीक बात है। इसके अलावा देखिए नाम आता है मॉरिसन। सन का मतलब क्या होता है, बेटा होता है ना, मेरा सन, मेरा सन या मॉरिसन। और सन का मतलब हो गया बेटा, और बेटा कैसा होना चाहिए, राजा भरत जो थे उनके जैसा बेटा होना चाहिए। भरतपुर के अंदर कैसा हो गया, मॉरिसन जो है वो हो गया। ये कुछ याद रखने के तरीके हैं, ठीक बात है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम आसानी से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी इनको याद करना है, मेवाड़ के अंदर सोवर्स हो गए, जोधपुर के अंदर कौन हो गए, मॉक मैसन हो गए, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं कि जिस समय यहाँ पर ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते हैं, ये बात कर रहे हैं हम 1857 के समय काल की। इस समय ये यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक और बात कर लेनी है यहाँ पे कि इन समय में यहाँ पे शासक कौन जो है वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यानी कि इन देशी रियासतों के शासकों के नाम भी हमें यहाँ पे याद रख लेना, क्योंकि क्रांति में इनकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ के अंदर। तो मेवाड़ के अंदर यहाँ पे शासक है आपके स्वरूप सिंह। कौन है शासक, स्वरूप सिंह। नेक्स्ट आपका आ जाता है जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर यहाँ पे जब शासक की बात करें तो नाम आ जाता है तखत सिंह का। किसका नाम आ जाता है, तखत सिंह का। बात करते हैं जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर इस समय है राम सिंह। कौन है, राम सिंह, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर के अंदर इस समय शासक है जसवंत सिंह। कौन है, जसवंत सिंह। और इसके अलावा हम बात करते हैं कोटा के अंदर। तो कोटा के महाराव है वो भी है राम सिंह। महाराव राम सिंह जो है वो इस समय कोटा में शासक है, ठीक बात है, महाराव राम सिंह।
तो कुल मिलाकर के हमने पॉलिटिकल एजेंट्स की बात कर ली, जिसमें हमने देखा मेवाड़ के अंदर सोवर्स, और यहाँ पे मेवाड़ के अंदर शासक कौन है, स्वरूप सिंह। उसके बाद जोधपुर में मॉकमेसन पॉलिटिकल एजेंट और शासक कौन है, तखत सिंह। इसके बाद जयपुर के अंदर कर्नल ईडल क्या है, ये पॉलिटिकल एजेंट है, और यहाँ पे राम सिंह क्या है, शासक है। फिर बात करी भरतपुर में मॉरिसन यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट है और शासक कौन हो गए, जसवंत सिंह। और फिर बात करी हमने कोटा की, यहाँ पे मेजर बटन जो है वो क्या है, पॉलिटिकल एजेंट है, और यहाँ पे शासक कौन है, महाराव राम सिंह जो है वो यहाँ पे शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हमने सबसे पहले शुरुआत करी भारत के अंदर गवर्नर जनरल, उसके बाद में हमने बात करी राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई 1832 के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा। तब यहाँ पर जो है वो एजीजी की पोस्ट बनाई गई, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और वो 1857 में कौन है, पैट्रिक लॉरेंस है, और इनके अधीन कौन कार्य कर रहे हैं, पॉलिटिकल्स एजेंट कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने राजनीतिक बात कर ली। अब बात ये आती है कि इन सभी जगहों पर जो है वो सैनिक शासन भी तो लागू रहेगा। क्या लागू रहेगा, सैनिक भी लागू रहेंगे, क्योंकि सिर्फ राजनीति से तो जो है वो शासन का संचालन किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इनको क्या जरूरत पड़ेगी, सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन्होंने अपने अधीन क्या स्थापित की है, सैनिक छावनियां स्थापित की है अलग अलग जगहों के ऊपर। तो अब हमें देखना है कि सैनिक छावनियां कहां पे स्थापित हुई है। तो ये राजस्थान के अंदर कुल 6 सैनिक छावनियों की स्थापना की जाती है। तो कौन कौन सी सैनिक छावनियां हैं उसका अध्ययन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपके समक्ष जो है वो राजस्थान का एक मैप आ रहा है, और इस मैप के अंदर हमें क्या देखना है, कुल मिला के कितनी जो सैनिक छावनियां हैं और कहां पे स्थापित करी गई है, उस बारे में हमें यहां से जानकारी लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हम सैनिक छावनियों की बात करें तो कितनी सैनिक छावनियां स्थापित हुई है, टोटली 6 जो है वो सैनिक छावनियां स्थापित की गई थी। जिसके अंतर्गत एक हम बात कर लें कि कहां पे स्थापित हो रही है। तो देखिए सबसे पहली की अगर हम बात करें तो एक स्थापित होती है आपकी यहाँ पे अजमेर के अंदर, और जगह का नाम मिलता है आपको नसीराबाद। क्या नाम मिल जाता है, नसीराबाद जो है वो यहाँ पे स्थापित हो जाती है। एक अजमेर के अंदर ही और स्थापित होती है और उसका नाम आपको मिल जाता है ब्यावर। क्या नाम मिल जाता है, नसीराबाद और ब्यावर, जो कहाँ पे स्थापित हुई है, दोनों ही हुई है अजमेर के अंदर स्थापित। ठीक है, इसके अलावा एक जो है यहाँ पे स्थित हो जाती है एरिनपुरा। क्या नाम मिलता है, एरिनपुरा। ये है आपका पाली के अंदर, कहां पे पड़ रहा है, पाली के अंदर एरिनपुरा जो है वो एक सैनिक छावनी बनाई जाती है। यहाँ पे उदयपुर है, और उदयपुर के अंदर एक सैनिक छावनी बनाई जाती है, और वो बनाई जाती है खेरवाड़ा में। कहां पे बनाई जाती है, खेरवाड़ा के अंदर जो है वो एक सैनिक छावनी बनाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं, ये जिला पड़ रहा है आपका टोंक, और टोंक के अंदर एक सैनिक छावनी बनाई जा रही है और उसका नाम हम पढ़ते हैं क्या, देवली। ठीक बात है, कितनी होगी, 5 होगी। एक सैनिक छावनी जो है वो स्थापित की जाती है यहाँ पर, यानी कि वर्तमान राजस्थान से क्या है, बाहर है, और वो हो जाती है आपकी नीमच। कौन सी हो जाती है, नीमच जो है वो जो है स्थापित हो जाती है राजस्थान से, वर्तमान में क्या है वो बाहर है। उस समय जो नीमच है वो इस राजपुताना रेजिडेंसी का ही भाग हुआ करता था। तो टोटली हमने देखा कि यहाँ पे कितनी सैनिक छावनियां स्थापित हुई है, 6 जो है वो सैनिक छावनी स्थापित हुई है। अब यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सैनिक छावनी जो वर्तमान में राजस्थान में स्थापित नहीं है लेकिन राजपुताना रेजिडेंसी का भाग हुआ करती थी। तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सीधा उत्तर हो जाएगा नीमच, है ना। तो ये क्या है, अभी वर्तमान में राजस्थान से बाहर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नसीराबाद के बारे में, तो ये जो नसीराबाद की जो छावनी है ये सबसे प्राचीन थी। ये क्या थी, सबसे प्राचीनतम थी। ठीक है, सबसे पहले जो स्थापना हुई है वो इसकी हुई है, सबसे प्राचीन है। ठीक बात है। इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली छावनी थी वो भी कौन सी है, ये नसीराबाद की ही छावनी है। और इसके अलावा सबसे पहले जहां पर विद्रोह होता है वो भी कौन सी है, नसीराबाद की ही छावनी है। तो यहाँ पे सबसे क्या पहले क्या होता है, आपका विद्रोह स्टार्ट होने वाला है। हम देखेंगे, जब विद्रोह को देखेंगे तब हम बात करेंगे नसीराबाद के अंदर किस प्रकार से जो है वो विद्रोह स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे पहले जो विद्रोह है वो कहां पे होता है, नसीराबाद के अंदर ही होता है। बात करें सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी कौन सी थी, तो वो भी कौन सी है, वो नसीराबाद की ही सैनिक छावनी है जो सबसे क्या थी, बड़ी थी। यानी कि नसीराबाद के बारे में हमें 3 बातें याद रखनी है। पहली आपकी कौन सी, सबसे बड़ी है, फिर आपको याद रखना है सबसे पहले विद्रोह होता है, फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पे सबसे प्राचीनतम सैनिक छावनी यही थी। फिर बात करते हैं देवली के बारे में। तो याद यहाँ पे ये रखना है देवली के बारे में कि ये जो सैनिक छावनी है ये सबसे छोटी थी,
कैसी थी? सबसे छोटी। यानी कि सबसे बड़ी कौन सी थी? नसीराबाद। सबसे छोटी कौन सी थी? देवली थी। ठीक है। इसके अलावा दो सैनिक छावनियां आपको दिख रही है, ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन सी दो दिख रही है? ब्यावर और खेरवाड़ा। दो राजस्थान की ऐसी सैनिक छावनियां थी जहां पर क्या नहीं होती? जहां क्रांति नहीं हुई। ठीक बात है। जहां पे क्या नहीं हुई है? जहां क्रांति नहीं हुई। बाकी सभी सैनिक छावनियों में क्या हो गई थी? सैनिक क्रांति हो गई थी। लेकिन दो जो है खेरवाड़ा और ब्यावर जो है, इनके अंदर क्या नहीं हुई थी? ये क्रांति में शामिल नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं एरिनपुरा के बारे में। तो एरिनपुरा के बारे में हमें याद ये रखना है कि ये जो सैनिक छावनी है, इसके अंदर क्या हुआ था? अंग्रेजों से और यहाँ के शासकों से क्या हुआ था? सर्वाधिक जो है वो संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। वो कहाँ पे मिलने वाला है? वो हमें यहीं पे एरिनपुरा के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमने 6 सैनिक छावनियों के बारे में बात करी है, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी एरिनपुरा क्या है? सर्वाधिक संघर्ष है। नसीराबाद में क्या है? सबसे प्राचीन, सबसे पहले विद्रोह, और सबसे ये क्या है? बड़ी है। छोटी की बात करी तो हमारे सामने कौन सी आ गई? देवली आ गई। राजस्थान से वर्तमान में बाहर स्थित कौन सी सैनिक छावनी है? तो वो कौन सी होगी? आपकी नीमच हो गई। और खेरवाड़ा और ब्यावर ऐसी थी जहां पर क्या नहीं हुआ? जहां पर विद्रोह नहीं होता है। ठीक बात। अब देखिए, यहाँ से हमें एक और बात करनी है जिसके बारे में हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ और यहाँ पे हम उस बात को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सैनिक छावनियों के अंदर जो सैनिक नियुक्त किए गए थे वो कौन थे जिनके द्वारा विद्रोह किया जाने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं नसीराबाद के अंदर। कहाँ की बात करते हैं? नसीराबाद। ठीक बात है। नसीराबाद की सैनिक छावनी। अब इस नसीराबाद की सैनिक छावनी के अंदर जो यहाँ पर सैनिक कार्यरत है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कार्यरत है एक तो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। क्या है? 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। अब ये इन्फेंट्री वगैरह क्या है? ये सब जो है सेना को वर्गीकरण करने की एक इकाई है। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री यहाँ पर स्थापित थी नसीराबाद के अंदर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बॉम्बे लॉन्चर्स, या जिसको हम बॉम्बे कैवेलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्बे कैवेलरी। ये भी यहाँ पर स्थित थी। इसके अलावा देखिए हॉर्स फील्ड बैटरी नंबर 6, बैटरी नंबर 6। ये जो चारों टुकड़ियां हैं ये कहां पर स्थित थी 1857 के समय में? ये 1857 की क्रांति के समय में कहां पे स्थित थी? ये नसीराबाद के अंदर स्थित थी। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारे सामने सैनिक छावनी आती है नीमच की। किसकी आती है? नीमच की। तो देखिए नीमच के अंदर कौन कौन सी सैनिक छावनियां जो है वो स्थापित थी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पर थी हॉर्स आर्टिलरी। कौन सी है? हॉर्स आर्टिलरी। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्थित है फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। कौन सी है? फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। ये भी कहाँ पे स्थित है? ये नीमच के अंदर स्थित थी, फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। इसके अलावा 72वीं, कौन सी? 72वीं बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, 72वीं बंगाल इन्फेंट्री ये भी कहाँ स्थित है? ये आपकी नीमच में है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे स्थित है 7वीं ग्वालियर इन्फेंट्री। कहाँ की इन्फेंट्री है? ग्वालियर की इन्फेंट्री जो है वो भी यहाँ पे स्थित है। तो ये टोटली 4 जो है ये कहाँ पर स्थित थी? आपके नीमच के अंदर स्थित थी। आर्टिलरी होगी, उसके बाद में फर्स्ट बंगाल कैवेलरी होगी, और उसके बाद आपकी 72वीं बंगाल इन्फेंट्री, और 7वीं जो ग्वालियर इन्फेंट्री है ये भी कहाँ पे स्थित है? आपकी नीमच के अंदर स्थित थी। इसके अलावा अगर हम बाकी सैनिक छावनियों की बात करें तो बाकी सभी सैनिक छावनियां जो हमारे पास में शेष 4 बची है, उन चारों के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्थित है कैवेलरी, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बाकी सभी जगह पर हमें 2 नाम याद रखने हैं। एक तो याद रखने हैं आपका नाम भील प्लाटून। कौन सा नाम याद रखना है? भील प्लाटून। ठीक बात है। तो ये जो भील प्लाटून है ये बाकी सभी जो है सैनिक छावनियां वहां पर स्थित थी। और इसके अलावा एक बात कर लेते हैं तो वो आपको मिलती है फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। कौन सी है? फर्स्ट बंगाल कैवेलरी। ये बाकी चारों पर उपस्थित रहती है। फर्स्ट बंगाल कैवेलरी ये चारों पे उपस्थित है।
ठीक हो गया बात कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पर एक एरिनपुरा की जो छावनी है, इस एरिनपुरा के अंदर जो है वो जोधपुर राज्य की सेना जो है वो यहाँ पर स्थित थी। तो यहाँ पर एक और याद रख लेना कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी जोधपुर लीजियन। कौन सी मिल जाएगी? जोधपुर लीजियन। यहाँ पे एरिनपुरा के अंदर जो है ये दोनों तो स्थित है ही है, तीसरी कौन सी होगी आपकी? जोधपुर लीजियन भी यहाँ पर स्थित थी। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इन सैनिक छावनियों के अंदर जो भी हमने नाम पढ़े हैं, जितनी भी जो सैनिक इकाइयों के हम नाम पढ़ रहे हैं, उन सब के अंदर एक कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है कि ये सारे के सारे जो सिपाही है वो कौन है? भारतीय है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन है क्या? भारतीय है। इनमें एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं है। अधिकारियों की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो सैनिकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सैनिक सारे के सारे कौन से हैं? भारतीय है। यहाँ पे एक तत्व जो है हमें पता चल रहा है वो क्या है? वो हमारे सामने ये आ रहा है कि यहाँ पे इस समय एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं है। क्या नहीं है? एक भी यूरोपीय जो सैनिक है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक बात है, एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं है। सारे के सारे क्या है? यहाँ पे भारतीय सैनिक जो है वो यहाँ पे कार्यरत रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि जो विद्रोह हो रहा है तो ये भयंकर रूप से विद्रोह हो रहा है, और इसको दबाने के लिए भी क्या है? इनके पास कोई यूरोपियन सैनिक या यूरोपियन सेना उस समय तत्काल के अंतर्गत जो उपस्थित नहीं थी। तो ये हो गई आपकी सबसे पहले बात करी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे कौन हो गया? एजीजी। एजीजी के नीचे कौन हो गया? पॉलिटिकल एजेंट। और इनकी सहायता के लिए क्या स्थापित की गई थी? सैनिक छावनियां स्थापित की गई थी। कितनी की गई थी? 6 जो है वो सैनिक छावनियां यहां पर स्थापित कर दी गई थी। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी सैनिक छावनियों की बातें। अब देखिए, अब हमें प्रारंभ करना है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से जो है वो 1857 की क्रांति जो है अस्तित्व के अंदर आती है। तो हमने बात कर ली है कि जो सबसे पहले जो अस्तित्व के अंदर क्रांति आई है वो आपकी कौन सी थी? वो थी आपकी नसीराबाद के अंदर जो होने वाली क्रांति है वो। तो देखिए, इसको समझना प्रारंभ करें यहाँ से। तो मैं इस राजस्थान के नक्शे को थोड़ा बड़ा करता हूँ आपके समक्ष, और फिर हम यहाँ से पढ़ना इसको प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा हो गया आपके समक्ष, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है आपकी नसीराबाद की सैनिक छावनी से। तो हमने एक बात और कर रखी है कि भारत के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको जानकारी है, यानी कि भारत में क्रांति, कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत में। तो भारत में क्रांति वास्तव में होने कब चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी 31 मई 1857 को होनी चाहिए थी। कब होनी चाहिए थी? 31 मई 1857 जो है वो क्रांति के घोषणा की तारीख रखी गई थी। क्रांति को करने की तारीख रखी गई थी 31 मई को, लेकिन इससे पहले ही क्रांति तो हो जाती है। कब होती है? 10 मई 1857 को भारत के अंदर क्या हो जाती है? क्रांति प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, मेरठ के अंदर। कहां से प्रारंभ होती है? भारत में बात करें तो भारत में ये प्रारंभ हो जाती है मेरठ से। और मेरठ से करने वाली कौन सी है? ये 20वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है, 20वीं जो एनआई थी, उसके द्वारा भारत के अंदर क्रांति कर दी गई थी। ठीक बात है, लेकिन हमको बात करनी है राजस्थान के अंदर। कहां पे बात करनी है? राजस्थान के अंदर क्रांति की बात करनी है। तो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ये क्रांति जो है वो स्टार्ट होती है 28 मई से। कब से हो रही है? 28 मई 1857 से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे हम बात करें तो कौन सी जगह से क्रांति जो है वो प्रारंभ होगी? ये क्रांति प्रारंभ होगी नसीराबाद से। कहाँ से प्रारंभ होगी? नसीराबाद से प्रारंभ होने वाली है। सीधी सीधी बात यह है कि भारत में 10 मई को हुई थी, राजस्थान के अंदर कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। याद कैसे रखेंगे? 10 मई तो आपको याद है क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। 10 मई आसान से याद रह जाएगा, 10-5 है ना। तो 10 को याद ये रख लिया आपने। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम बात कर रहे हैं कब की बात कर रहे हैं? 1857 की, है ना। तो पहले क्या है? 1857 के पहले दो अक्षर क्या है? 18 है ना। तो 10 के अंदर 18 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 28 मई 1857, महीना और साल तो वही है। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करते हैं कि नसीराबाद के अंदर क्या हुई है, यहाँ पे अपने क्रांति प्रारंभ होती है। तो सबसे पहली बात ये कि नसीराबाद से क्यों प्रारंभ होती है, तो पहली बात तो ये है कि अफवाह फैली हुई थी। अब अफवाह के बारे में
आपको ज्यादा विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि अफवाह क्या थी। दो प्रकार की अफवाहें चल रही थी। पहला तो ये कि जो उनको जो रॉयल एनफील्ड जो नई कारतूस ला करके दिए गए, नई बंदूक ला करके दी गई है और उसमें जो कारतूस डालने हैं वो मुंह से तोड़ना पड़ता है और कहते हैं कि इसमें गाय और सूअर की क्या है, चर्बी से ये बनाया जाता था। ये अफवाह थी पहली। दूसरी अफवाह क्या थी कि सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे के अंदर जो है वो हड्डियों का चूर्ण जो है वो पीस करके मिला दिया गया है और उसकी जो रोटियां खिलाई जा रही है। ये लोग क्या करना चाहते हैं, अपने को ईसाई बनाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों के अंदर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है इन दोनों अफवाहों को लेकर के। ठीक बात है। इसी आधार पर भारत पे भी जो है वो क्रांति प्रारंभ हो जाती है और वहां की क्रांति की सूचना पहुंचती है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी क्रांति जो है वो प्रारंभ होने वाली है। लेकिन जो तात्कालिक कारण है राजस्थान के अंदर वो हमें समझना है। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है, मैं इसका पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक जगह है जिसका नाम हम देखते हैं अजमेर। कौन सी जगह है, अजमेर। ठीक है। और अजमेर जो है, अजमेर की रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक बटालियन तैनात की हुई है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो हमने बात करी ना नसीराबाद के अंदर। ये अभी हम 1857 से पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले ये कहाँ है, ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पे है, ये अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है। अजमेर के पास ही यहाँ पे एक जगह पड़ रही है, अजमेर के अंदर ही ये जगह है आपकी नसीराबाद। कौन सी जगह है, नसीराबाद। ठीक है, अजमेर के अंदर ही है। और ये जो नसीराबाद है, यहाँ पर एक इन्फेंट्री काम कर रही है, वो कौन सी है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। हालांकि इसके अलावा भी और जो सैनिक जो है यहाँ पर है, जिसके बारे में हमने सावनियों के मुद्दे के अंतर्गत बात कर ली, लेकिन यहाँ पे हम इन दो की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात यूं कर रहे हैं कि ये जो दोनों ही नेटिव इन्फेंट्रियाँ हैं, दोनों ही नेटिव इन्फेंट्रियाँ यानी कि 15वीं और 30वीं, इन दोनों का ट्रांसफर होकर के ये यहाँ पे पहुंची है। और ये आई कहाँ से है, तो ये आई है मेरठ से ट्रांसफर होके। कहां से इनका ट्रांसफर हुआ है, मेरठ से क्या हुआ है, इनका ट्रांसफर हुआ है और ये यहां पर पहुंची है। ठीक है, तो मेरठ से यहां पहुंची है। अब जब सबसे पहले अगर हम बात करें कि 10 तारीख को क्या हो रहा है, भारत के अंदर जो है वो क्रांति स्टार्ट हो जाती है और 19 मई को जो यहां पर अपना एजीजी है यानी कि पैट्रिक जो लॉरेंस है, इसके पास में सूचना पहुंचती है। इस समय ये कहां बैठे हुए हैं, ये यहां पर बैठे हुए हैं। कहां पे बैठे हुए हैं, ये माउंट है, ये क्या है, माउंट। और यहां पे कौन है, लॉरेंस। ठीक है, तो लॉरेंस यहां पर बैठे हुए हैं और इनको पता चलता है 19 मई को। कब पता चलता है, 19 मई को पता चलता है कि भारत के अंदर फलाने फलाने जगह पे क्या हो गई है, क्रांति जो है वो प्रारंभ हो गई है। अब इनको सबसे ज्यादा टेंशन होती है किसकी, इनको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है अजमेर की। अजमेर की क्यों हो रही है, क्योंकि अजमेर के अंदर क्या है, यहां पर इनका मुख्य शस्त्रागार है। इनका राजस्थान का राजपुताना जो रेजिडेंसी है उसका मुख्य जो शस्त्रागार है, यानी कि बारूद हथियार वगैरह सभी जो पूरे राज्य को संचालित करने के लिए जो है वो रखे जा रहे हैं, वो कहां पे रखे जा रहे हैं, अजमेर के अंदर। याद रख लेना, जगह का नाम भी याद रखना चाहो तो मैगजीन दुर्ग। शस्त्रागार क्या है इनका, मैगजीन दुर्ग जो है अजमेर के अंदर वो है। ठीक है, तो एक तो ये क्या हो गया, शस्त्रागार यहाँ पे है, प्लस जो मुख्य कोष जो है यानी कि राजकोष जो है वो भी कहां पर स्थित है, वो भी अजमेर के अंदर ही स्थित है। राजस्व वगैरह जो भी इकट्ठा किया जा रहा है वो सब कहां रखा जा रहा है, अजमेर के अंदर रखा जा रहा है। तो यानी कि इसके अलावा तीसरा बिंदु और बन जाता है, शस्त्रागार यहाँ है, कोष यहाँ है, प्लस ये क्या है, राजस्थान के केंद्र में स्थित है। कहां पे स्थित है, केंद्र में स्थित है। यानी कि पूरे राजस्थान में यदि विद्रोह फैल जाता है तो इस विद्रोह पर अगर मान लो कंट्रोल रखना है तो यहां से अजमेर से जो है वो चारों तरफ क्या किया जा सकता है, नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यहां पे जो लॉरेंस है, इनकी सबसे मुख्य चिंता क्या होती है कि अजमेर को किसी तरीके से जो है वो सुरक्षित रखना होगा, है ना। इसीलिए ये क्या करते हैं, अजमेर की सुरक्षा के लिए जोधपुर के महाराजे से है जो सैनिक टुकड़ी मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं, सैनिक टुकड़ी मंगवाते हैं। और यहां से जो है वो सैनिक टुकड़ी भी महाराजा ने क्या करी है, इनके लिए यहाँ पे अजमेर भेज दी है, लेकिन उसको पहुंचने में अभी टाइम लगने वाला है। बात करते हैं कि अजमेर क्या है, ये उस समय केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अंग्रेजों का जो है वो यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर। और अजमेर के अंदर अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी है कर्नल डिक्सन। कौन है, अंग्रेज अधिकारी कर्नल डिक्सन। ठीक बात है, तो ये कर्नल डिक्सन जो है ये अजमेर है। अब यहाँ पर क्या घटनाक्रम हो रहा है कि जैसे ही एजीजी को सूचना मिलती है कि विद्रोह प्रारंभ हो गया है, तो ये क्या करते हैं, एजीजी जो है माउंट आबू से यहीं पर स्थित है डीसा, यहाँ पे क्या स्थित है, डीसा। और डीसा से एक यूरोपियन सैनिकों की टुकड़ी मंगवाते हैं। कहाँ पे मंगवाते हैं, अजमेर के लिए। ठीक है, टुकड़ी तो इन्होंने मंगवा ली, टुकड़ी रवाना होगी, उससे पहले ये भी रवाना हो गए और
कहाँ पहुंच गए, ये लॉरेंस जो है वो पहुंच गए अजमेर। लेकिन अजमेर के अंदर कौन बैठा हुआ है, कर्नल डिक्सन बैठा हुआ है। लॉरेंस यहाँ पर पहुंचे, इससे पहले इसको और ज्यादा डर लग रहा है लॉरेंस से ज्यादा, कि भाई ये तो पता नहीं कब पहुंचेगा, अपन पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहली बलि अपनी चढ़ने वाली है। तो ये कर्नल डिक्सन को विश्वास नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई है। कहां से आई है, मेरठ से। और मेरठ ही क्या है, केंद्र बिंदु है क्रांति का, यानी कि यहीं से क्रांति हो रही है प्रारंभ। तो इनको, इस सैनिकों की जो विश्वास पात्र है, ये वो विश्वास पात्र समझ नहीं रहे, इन पे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए ये क्या करते हैं, ये 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है इसको ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे। कहां पे कर देते हैं, नसीराबाद के अंदर। यानी कि 15वीं एनआई जो है अब पहुंच गई कहां पे, नसीराबाद भी पहुंच गई। सैनिकों में असंतोष हो रहा है कि हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हमारे जो है वो शासक। तो और ये क्या करता है, अजमेर के पास में ही यहाँ पे एक जगह स्थित है ब्यावर। कौन सी जगह स्थित है, ब्यावर। और ब्यावर के अंदर एक मेर जो रेजिमेंट है, वो मेर रेजिमेंट जो है वो यहाँ पर स्थित थी। और इस मेर रेजिमेंट को इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसफर करके बुला लिया कहाँ पे, इन्होंने मेर रेजिमेंट को बुला लिया अजमेर के अंदर। कुल मिलाकर के बात समझ में आई। ये मामला ये हो रहा है कि अजमेर की चिंता हो रही है और अजमेर के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है वो आई हुई है मेरठ से, इसलिए इनके ऊपर जो है वो विश्वास नहीं हो रहा। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, नसीराबाद इसका ट्रांसफर कर देते हैं। और अजमेर की रक्षा के लिए किसको बुला लेते हैं, मेर रेजिमेंट यानी कि ब्यावर वाली रेजिमेंट को वो क्या करते हैं, वहां पे बुला लेते हैं। कहां पे बुला लेते हैं, ये अजमेर के अंतर्गत। ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 15वीं जो एनआई है वो पहुंच गई आपकी नसीराबाद। ठीक है, अब नसीराबाद में दो हो गई, 15वीं और 30वीं दोनों ही मेरठ से आई हुई है। ठीक बात है। अब इन सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, असंतोष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इनको यहाँ पर एक और खबर मिली है। क्या खबर मिली है, कि भाई ये जो 15वीं और 30वीं जो मेरठ से आई है ना, इनका जो है वो अंग्रेज अधिकारी दमन करना चाहते हैं। और दमन करने के लिए क्या की है, यहाँ से डीसा से एक जो है वो पलटन बुलाई है, डीसा से यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ी यहाँ पर इन्होंने बुलाई है। क्योंकि यहाँ पे ये अफवाह फैल रही कि अजमेर के लिए तो कौन है, मेर रेजिमेंट आ गई है, तो फिर जो डीसा से पलटन आ रही है वो कहां पे आएगी, वो नसीराबाद आएगी और इन सैनिकों को क्या करेगी, इनका दमन करने वाली है। तो इस अफवाह के कारण जो है वो तारीख मिलती है हमको, कौन सी तारीख मिलती है, 28 मई 1857 को क्या हो जाती है, यहाँ पे क्रांति जो है वो प्रारंभ हो जाती है। 28 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हो गई। जैसे ही क्रांति स्टार्ट होती है तब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनका जो पूरी सेना का जो ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर वो तो है ब्रिगेडियर मेकल। कौन है, ब्रिगेडियर मेकल है यहाँ पे पूरी सेना का जो है वो अधिकारी, ब्रिगेडियर मेकल हो गया। अब देखिए ब्रिगेडियर मेकल के साथ साथ यहाँ पे कुछ और अधिकारी है, तो ये क्रांतिकारियों की झड़प के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रिगेडियर मेकल जो है वो तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इनके भागने के बाद यहाँ पे कुछ और अधिकारियों का नाम मिलता है, जिसमें हम नाम पढ़ लेते हैं, कर्नल पेनी। क्या नाम मिलता है हमने, कर्नल पेनी। इसके अलावा है एक नाम मिलता है आपको न्यूबरी। क्या नाम मिल जाता है, न्यूबरी। और एक नाम मिल जाता है आपको यहाँ पे स्पोटिस वुड। क्या नाम मिलता है, स्पोटिस वुड। ये तीनों ही व्यक्ति जो है वो इस क्रांति के अंदर मारे जाते हैं। इनकी क्या हो जाती है, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर के हमने ये बात की कि यहाँ पे 15वीं और 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे जो है शाम के 4 बजे के लगभग जो है 28 मई 1857 को यहाँ पे इन्होंने क्रांति कर दी। और क्रांति का जो है जो रोकने का कार्य किया, तो ब्रिगेडियर मेकल जो है वो तो यहाँ से जो है पीछे हट गए और कर्नल पेनी, न्यूबरी और स्पोटिस वुड, इन तीनों की क्या कर दी, इन लोगों ने हत्या कर दी। और यहाँ से हत्या करने के बाद में जो है वो नसीराबाद से ये क्रांतिकारी जो है वो आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके ये कहाँ चले गए, नसीराबाद से ये पहुंच गए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए। ठीक बात है। तो नसीराबाद से जो क्रांतिकारी है वो किधर चले जा रहे हैं, दिल्ली की ओर चले जाते हैं। कुल मिलाकर के आपके यहाँ पे क्रांति प्रारंभ हो गई, किसके द्वारा जो है वो हो गई, सैनिकों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कब हो गई, 28 मई 1857 को ये क्रांति जो है वो प्रारंभ यहाँ पे हो जाती है। फिर बाद में जो है ब्रिगेडियर मेकल यहाँ से वापस सेना प्राप्त करते हैं और सैनिक सहायता प्राप्त करके जो है वो नसीराबाद भी पुनः क्या करते हैं, अपना अधिकार कायम करते हैं। और यहाँ से जो विद्रोही है वो कहाँ चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के पहला भाग हमने देख लिया 1857 की क्रांति का, जहाँ से हमने प्रारंभ की है वो हो गया आपका नसीराबाद। अब नसीराबाद की जो सैनिक क्रांति हुई है, इसकी सूचना जो है वो पहुंच जाएगी आपके पड़ोस के अंदर ही। कहाँ पहुंचने वाली है, पड़ोस के अंदर पहुंचने वाली है, नीमच के अंदर। तो देखिए शुरू करते हैं सेकेंड भाग को, जिसके अंतर्गत हम लेने वाले हैं, किसको लेने वाले हैं, नीमच को लेने वाले हैं। तो देखिए नीमच में क्या क्या क्रांति का घटनाक्रम चल रहा है उसको हम देखने वाले हैं।
तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नीमच के अंदर जो है वो क्या क्रांति की घटनाएं हुई है। ठीक है, तो देखिए नीमच के अंदर क्रांति की घटनाएं, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं सेकंड भाग, नीमच। ठीक है, ये वर्तमान राजस्थान आपके समक्ष आ रहा है और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक सैनिक छावनी मिल जाती है आपको। कौन सी सैनिक छावनी? नीमच सैनिक छावनी मिल जाती है। अब बात करते हैं नीमच की, तो यहाँ पर जो विद्रोह प्रारंभ होता है ये हो जाता है 3 जून को। कब प्रारंभ हो जाता है? 3 जून 1857 को जो है यहाँ पे ये विद्रोह प्रारंभ आपका हो जाता है। ठीक है, 3 जून 1857 को घटनाक्रम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर अब जानने वाले हैं। यहाँ पे जो घटनाक्रम होएगा उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी छावनी के अंदर जो प्रमुख व्यक्ति है वो है कर्नल एबोट। क्या नाम मिलता है आपको? कर्नल एबोट का नाम मिल जाता है। जो कर्नल एबोट है ये अत्यंत ही भयभीत हो जाता है नसीराबाद की जो क्रांति है उसका समाचार सुन करके। तो अब ये क्या करते हैं, कर्नल एबोट जो है ये यहाँ पर एक शपथ ग्रहण समारोह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शपथ दिलवाते हैं अपने सैनिकों को सुबह की परेड के ऊपर। क्या करेंगे इन्होंने? कर्नल एबोट ने स्वयं जो है अपने हाथ में बाइबल ली। क्या ली? बाइबल धारण कर ली और इन्होंने कहा कि भाई मैं बाइबल को साक्षी मान के शपथ ले रहा हूं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को भी शपथ दिलाई। किसको दिलाई? हिंदुओं को भी, यानी कि जो सैनिक हिंदू है और यानी कि जो सैनिक यहाँ पे मुस्लिम है। कौन से? मुस्लिम सैनिक। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। हिंदू को तो दिलाते हैं गंगा की कसम। किसकी कसम दिलाते हैं? गंगा की। और मुस्लिमों को दिलाते हैं कुरान की कसम। किसकी कसम दिला रहे हैं? कुरान की कसम दिला रहे हैं। स्वयं भी कसम लेते हैं कि मैं भी आपके ऊपर क्या करूंगा? विश्वास बनाए रखूंगा और आप भी क्या करना? राज्य के प्रति जो है, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी सद्भावना को बनाए रखना। इस प्रकार की शपथ का आयोजन जो है वो कर्नल एबोट कहां पे कर रहा है? नीमच के अंदर कर रहा है। ये 2 तारीख की घटना है। कौन सी तारीख को है? 2 तारीख की घटना है। 2 तारीख के दिन में वो है ये प्रातःकाल में ये शपथ आयोजन किया जाता है। यहीं पर एक घटना होती है, जिस समय ये शपथ कार्यक्रम हो रहा है यहीं पर एक सैनिक का नाम मिलता है मोहम्मद अली बेग। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद अली बेग। ठीक बात है। मोहम्मद अली बेग निवासी है अवध का। कहाँ का निवासी है? अवध का निवासी है। और अंग्रेजों ने 1857 से पहले, यानी कि बात कर ले हम 1757 से, जब बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 के अंदर, वहां से लेकर के और 1857 तक अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करने वाला यदि कोई राज्य है तो वो है अवध। कौन सा है? अवध। ठीक है, और अवध को बफर स्टेट के रूप में ही इन्होंने उपयोग किया है पूरे भारत पे अधिकार करने के चरणों के अंतर्गत। और ये क्या करते हैं? अवध को ही जो है कुशासन का आरोप लगाते हैं और अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लेते हैं। इसलिए अवध के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? असंतोष है। और जो सैनिक है वो भी सबसे ज्यादा कौन सी जगह के हैं? अवध के जो है वो भर्ती किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो मोहम्मद अली बेग कहता है कि ठीक बात है भाई, आप शपथ तो दिला रहे हो, लेकिन शपथ और ये जो वादे की बात आप कर रहे हो ये तो आप भी निभाते नहीं हो, क्योंकि अवध के साथ में जो आपने किया वो आपकी शपथ भंग के दायरे में आता है या नहीं आता है। जैसे तैसे करके इसने मोहम्मद अली बेग को तो शांत किया। किसने? एबोट ने। लेकिन यहां पर एक और व्यक्ति खड़ा हो गया जिसका नाम हमें मिलता है हीरा सिंह। क्या नाम मिलता है? हीरा सिंह। ठीक बात है। और मोहम्मद अली बेग को जो है पुनः उत्तेजित कर दिया हीरा सिंह ने। और बात आ जाती है 3 जून 1857 को रात्रि के 11 बजे की। और क्या कर देते हैं ये लोग? यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं, बगावत का झंडा बुलंद कर देते हैं हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व के अंतर्गत। और अब क्या करेंगे? ये जाएंगे कर्नल एबोट के बंगले पे। कहाँ जा रहे हैं? कर्नल एबोट के बंगले पे जाते हैं और एबोट के बंगले को लगा देते हैं आग। क्या लगा देंगे? हवाले कर दिया। किसके? आग के हवाले कर दिया। ठीक है, इसमें 2-3 व्यक्ति जो है वो यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य जो व्यक्ति है लगभग नाम मिलता है हमने को 40 सदस्यों के आसपास जो है वो यहाँ से बच करके भाग जाते हैं। कितने सदस्य? 40 सदस्य जो है वो यहाँ से बच करके भाग निकलने में सफल होते हैं। और ये जो 40 सदस्य है ये पहुंच जाते हैं जैसे तैसे जंगलों के अंदर उठते पड़ते डूंगला गांव के अंदर। कहाँ पे पड़ते हैं? कहाँ पहुंच जाते हैं? डूंगला गांव। ठीक बात है। और ये डूंगला गांव के अंदर जाकर के, और यहाँ पे किसान का नाम मिलता है, किसान का नाम मिलेगा आपको रुगाराम। क्या नाम है? रुगाराम के यहाँ पर जो है ये शरण लेते हैं। ठीक बात है। तो रुगाराम ने इनको शरण दी। तब तक क्या हुआ? ये जो क्रांतिकारी है ये भी इन 40 सदस्यों का जो है पीछा करते हुए डूंगला गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंच जाती है जो मेवाड़ की सेना। कौन पहुंच जाती है? मेवाड़ का जो एजीजी है वो पहुंच जाता है 100 वर्ष यहाँ पे।
और इन सैनिकों को क्या कर लेता है, बचा लेता है इन 40 लोगों को। और फिर जो है इन लोगों को इसने सकुशल उदयपुर भेजने का कार्य कर लिया। डुंगला गांव से कहां पहुंचा दिया इनको, उदयपुर के अंदर। उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन 40 व्यक्तियों को जग मंदिर जो महल है वहां पे इनको क्या दी गई थी, शरण दी गई थी। तो ये 40 सदस्यों की तो कहानी ये हुई। अब जो है यहाँ पर क्या होता है कि जो नीमच से क्रांतिकारी है वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये पहुंच जाते हैं आपके शाहपुरा में। तो इनका जो एक पथ है उसको हम याद रख लेते हैं कि ये जो क्रांतिकारी है ये सबसे पहले जो है नीमच के अंदर कहां पे करते हैं विद्रोह, नीमच के अंदर विद्रोह करते हैं। नीमच से हमीरगढ़ जाते हैं, छोटे नाम ना याद रख करके हम बड़े याद रख लेते हैं, जिसमें ये पहुंचते हैं शाहपुरा। और शाहपुरा के बाद में ये पहुंच जाते हैं निम्बाहेड़ा। कहां पे पहुंच जाते हैं, निम्बाहेड़ा, ठीक है। और निम्बाहेड़ा से ये आगे बढ़ते हैं और ये पहुंच जाते हैं टोंक के अंदर। कहां पे पहुंचते हैं, टोंक से पहले ये चले जाते हैं देवली। टोंक से पहले कहां जाते हैं, देवली। देवली के जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है, देवली में क्या था, यहाँ पे एक सैनिक छावनी स्थापित थी, ठीक है। जब ये देवली पहुंचते हैं तो उस समय देवली के जितने भी अंग्रेज जो लोग हैं वो वहां से पहले ही छावनी को खाली करके अलग जगह पे चले जाते हैं। जगह का नाम मिलता है, देवली के जो अंग्रेज थे उन्होंने जहाजपुर कस्बे के अंदर जो है वो यहाँ पर शरण ली थी। कहां पे शरण ली इन्होंने, जहाजपुर के अंदर। अब ये देवली से आगे बढ़ते हैं, टोंक के पास में जो है टोंक की नवाब की जो सेना है वो इन क्रांतिकारियों के साथ में जो है वो समर्थन देती है, क्रांतिकारियों का सहयोग करती है। टोंक की सेना ने इनको निमंत्रण भी दिया टोंक आने के लिए। टोंक से आगे बढ़ते हुए ये कोटा के पास में जब पहुंचते हैं तो कोटा कंटिंजेंट के भी कुछ जो सैनिक हैं वो भी इनसे मिल जाते हैं। और उसके बाद में ये चले जाते हैं आगरा। कहां पहुंचते हैं, आगरा। और आगरा को जो है वो इन्होंने लूटने का प्रयास किया है। 1,90,600 रुपए का जो है वो यहाँ से खजाना वो है ये लूट लेते हैं। और आगरा के बाद में ये कहाँ आगे बढ़ जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं आपके दिल्ली की तरफ। कहाँ पे बढ़ जाएंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे नीमच के सैनिक। ये सैनिक जब नीमच में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में नीमच के अंदर जो शेष जो सैनिक बचे हुए हैं उनके द्वारा पुनः एक विद्रोह करने का प्रयास यहां पर कर दिया जाता है। निम्बाहेड़ा के जो सैनिक है और वहां पे निम्बाहेड़ा के अंदर जो है वो एक टोंक के एक मुस्लिम शहजादे का भी नाम हमें मिल जाता है, फिरोज का नाम मिलता है। उसके द्वारा भी जो है यहाँ पे पुनः क्या किया गया था, निम्बाहेड़ा पे आक्रमण करते हुए यहाँ नीमच के ऊपर भी आक्रमण किया गया था। लेकिन बाद के अंदर जो है वो आगरा से सैनिक बुला ली जाती है और क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे पुनः जो है शांति व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमने बात करी नीमच के अंदर क्रांति की। तो वो क्रांति कब हुई है, 3 जून 1857 को ये क्रांति हुई है। कर्नल एबोट ने सैनिकों को शपथ दिलाई है, लेकिन मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे सैनिक क्या कर लेते हैं, विद्रोह कर लेते हैं। और जो कर्नल का घर है उसको क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ पे मारे जाते हैं, अन्य जो है वो बचकर के भाग निकलते हैं। डुंगला गांव का किसान रुगाराम के यहाँ पे शरण लेते हैं। बाद में जो है मेवाड़ी सैनिकों के पहुंच जाने के कारण ये बच जाते हैं और ये कहाँ पहुंचते हैं, फिर ये पहुंचते हैं उदयपुर के अंदर जग मंदिर महल के अंदर। वहां पे इनको क्या दी गई, शरण प्रदान की गई। उसके बाद हमने देखा कि ये जो क्रांतिकारी है ये शाहपुरा निम्बाहेड़ा और होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, देवली पहुंचते हैं। देवली में कुछ सैनिक जो है वो भारतीय वो इनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी सैनिक और अंग्रेजी प्रजा जो है वो वहां से पहले ही छावनी खाली कर चुकी है, जहाजपुर के अंदर वो है शरण ले चुके हैं। तो यहां से देवली से आगे बढ़ते हैं टोंक। टोंक के नवाब की जो सेना है, हालांकि टोंक के जो नवाब है उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया है, वो अंग्रेजों के पक्षधर रहे हैं, लेकिन टोंक की सेना ने क्या किया है, इनका सहयोग किया है क्रांतिकारियों का। फिर ये पहुंच जाते हैं कोटा कंटिंजेंट के कुछ सैनिक इनके आगे मिलते हैं, फिर आगरा पहुंचते हैं, यहाँ पे लूटमार करते हैं और काफी खजाना इन्होंने प्राप्त किया। और फिर ये कहां पहुंच जाते हैं, ये फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचने पर उस सेना के ऊपर ये आक्रमण करते हैं जो सेना दिल्ली का घेरा डाले हुए बैठी है। यानी कि दिल्ली के अंदर भी क्रांति तो हो चुकी है उस समय, और दिल्ली को वापस प्राप्त करने का प्रयास जो है अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। तो एक तरफ से तो जो है वो बहादुर शाह जफर की सेना लड़ रही है किले के अंदर से, लाल किले के अंदर से, और बाहर की तरफ जो है ये नीमच वाले सैनिक पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा जो क्षति है वो इनके द्वारा यहाँ पे पहुंचाई जाती है। जब दिल्ली का पतन होता है उसी समय ये सैनिक जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, नीमच पहुंच जाते हैं, सॉरी दिल्ली पहुंच जाते हैं नीमच वाले सैनिक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके ये बात होगी किसके बारे में, ये बात पूरी हुई नीमच के बारे में। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो नीमच के बाद में हमें क्रांति का जो अगला केंद्र मिलता है वो केंद्र हमें मिलता है एरिनपुरा के अंदर। कहाँ पे मिलेगा, एरिनपुरा में यहाँ पे हमें केंद्र प्राप्त होने वाला है। तो देखिए एरिनपुरा की बात करते हैं कि एरिनपुरा में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे एरिनपुरा को देखने का प्रयास करते हैं, एरिनपुरा में क्या क्या कार्यक्रम यहां पे होने वाला है। तो देखिए ये आपका नक्शा हो गया इस प्रकार से। अब हम बात करने वाले हैं पाली के अंदर, यानी कि एरिनपुरा का जो क्षेत्र है वहां पे जो घटनाक्रम होने वाला है उसके बारे में जानकारी यहां से प्राप्त करते हैं। तो देखिए
एरिनपुरा नाम लिखते हैं यहाँ पे, ये पेन थोड़ा कम दिखेगा, पेन चेंज कर लेते हैं। एरिनपुरा कौन सा जगह आ गई आपके यहाँ पे? एरिनपुरा। ठीक बात है। अब देखेंगे एरिनपुरा के अंदर क्रांति की घटनाएं। अब हम बात करते हैं कि एरिनपुरा के अंदर क्या घटनाएं यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिनपुरा के अंदर जो है यहाँ पे सैनिकों के नाम मिल जाते हैं हमें। तिलक राम शीतल देव, क्या नाम मिल जाते हैं? शीतल देव। और एक व्यक्ति और यहाँ पे नाम मिल जाता है मोती खान। क्या नाम मिल जाता है? मोती खान जो है ये नाम हमें यहाँ पे मिल जाता है। एरिनपुरा के अंदर ये जो सैनिक है, ये कौन सी जो सैनिक हैं, ये है आपके जोधपुर लीजियन के। कौन से सैनिक हैं? जोधपुर लीजियन के सैनिक हैं। इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? विद्रोह किया जाता है। तिलक राम, शीतल देव, मोती खान, इन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पे एरिनपुरा के अंदर क्या होता है? विद्रोह होता है। और ये एरिनपुरा पे क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं। और एरिनपुरा से ये आगे बढ़ते हैं, तब इन्हें एक जगह मिलती है खेरवा। कौन सी जगह मिलती है? खेरवा। ये खेरवा जगह पड़ती है आपकी पाली के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? पाली के अंदर पड़ती है। और इसी स्थान पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो इनसे मिलते हैं। और खेरवा से जो है ये सैनिक जो है उनकी सेवा में चले जाते हैं। किसकी सेवा में चले जाएंगे? आउवा के ठाकुर जो है उनकी सेवा में चले जाएंगे। यानी कि खेरवा के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? आउवा के ठाकुर की सेवा में चले जाते हैं। आउवा के ठाकुर कौन है? आउवा के ठाकुर है आपके खुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम मिलता है? खुशाल सिंह चंपावत। ठीक बात है। तो अब ये पहुंच गए इनकी शरण में, यानी कि इनका नेतृत्व इन्होंने स्वीकार कर लिया। खेरवा नामक स्थान पे ये नेतृत्व स्वीकार का कार्य हो गया। एरिनपुरा के जो सैनिक है, इन्होंने यहाँ पर अधिकार करने के बाद में नारा दिया था कि मारो फिरंगी। क्या नारा दिया है? मारो फिरंगी चलो दिल्ली, है ना। ये नारा याद रख लेना, मारो फिरंगी चलो दिल्ली। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? एरिनपुरा के सैनिकों के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी चलो दिल्ली। तो यहाँ से ये सैनिक पहुंच गए कहाँ पे? आउवा के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ पे आउवा में क्या घटनाक्रम होने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं। तो आउवा के ठाकुर ने कुशाल सिंह चंपावत, हालांकि क्या है, ये अंग्रेजों के खिलाफ ना होकर के किसके खिलाफ में? जोधपुर के शासक के खिलाफ में, यानी कि जोधपुर के राजा की। क्योंकि जोधपुर के राजा है तखत सिंह, और तखत सिंह ने क्या किया है? इन विभिन्न सामंतों का क्या किया है? अधिकारों में कटौती कर दी है। और इन अधिकारों में कटौती होने की वजह से ये सामंत क्या है? जोधपुर के शासक से नाराज है। और इनको एक अवसर मिल रहा है कि जब ये सैनिक विद्रोह हो रहा है, तो अब ये भी क्या करना चाह रहे हैं? इनके खिलाफ में विद्रोह करके, शासकों के खिलाफ में विद्रोह करके और अपनी स्थिति को यहाँ पे और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो अब आउवा के ठाकुर के नेतृत्व में यहाँ पे जो कार्य होएगा उसके बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या बात मिलने वाली है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आउवा के ठाकुर ने यहाँ पे नेतृत्व प्राप्त कर लिया यहाँ पे सैनिकों का। अब यहाँ पे इनको पता है कि आक्रमण होने वाला है, और बात आ जाती है 8 सितंबर की। कब की बात कर लेते हैं? 8 सितंबर 1857 की बात कर लेते हैं। 8 सितंबर 1857 में आउवा के ठाकुर का युद्ध, ठाकुर का जो है अंग्रेजों के साथ में क्या होता है? युद्ध होता है। यानी कि इस युद्ध को हम नाम दे देते हैं बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? बिठोड़ा का युद्ध। ठीक बात है, बिठोड़ा का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या क्या घटनाक्रम होता है उसको देखिए। इस युद्ध में एक तरफ तो कौन हो गए? खुशाल सिंह हो गए। एक तरफ कौन हो गए? खुशाल सिंह। और दूसरी तरफ जोधपुर राज्य के द्वारा जो सेना भेजी गई है वो है। दूसरी तरफ हो गई आपकी जोधपुर राज्य की सेना, यानी कि व्यक्ति का नाम आता है ओनाड सिंह पंवार। क्या नाम मिलता है हमें? ओनाड सिंह पंवार का नाम मिलता है। ओनाड सिंह पंवार कौन है? जोधपुर राज्य की सेना का सेनापति है। इसके साथ में अंग्रेज भी जो है वो आता है, एक कर्नल हितकोट। क्या नाम मिलता है? कर्नल हितकोट जो है ये भी आता है। ठीक बात है। अब ये खुशाल सिंह के नेतृत्व में इधर, और उधर हो गया ओनाड सिंह पंवार के नेतृत्व में और हितकोट के नेतृत्व में। इस युद्ध के अंदर विजय होती है किसकी? इस युद्ध में विजय होती है आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह की। और ओनाड सिंह पंवार जो है वो यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कर्नल हितकोट जो है वो बड़ी मुश्किल से है वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागता है, और इसकी जो सारी संपत्ति है, कर्नल हितकोट की जितनी भी संपत्ति है वो लूट ली जाती है। किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। यानी कि बिठोड़ा के युद्ध के अंदर क्या हो गई? क्रांतिकारियों की हो गई विजय। ये घटना थी 8 सितंबर की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तब अगला युद्ध होता है 18 सितंबर को। कब होता है? 18 सितंबर 1857 को जो है वो अगला युद्ध होने वाला है। और इस युद्ध को हम कहते हैं चेलावास का युद्ध। इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं हम? चेलावास का युद्ध। ठीक बात है, चेलावास का युद्ध।
अब देखिए चेलावास का जो युद्ध है ये भी किसके बीच में होगा, खुशाल सिंह के बीच में होगा। जब जोधपुर राज्य की सेना को पराजित कर दिया जाता है तो अब एजीजी लॉरेंस का जो है वो दिमाग टेंशन में आ गया है। वो बोल रहा है कि भाई जोधपुर राज्य की सेना को पराजित कर दिया आउवा के ठाकुर ने, यानी कि अब इससे क्या मिलेगी, क्रांतिकारियों को और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आउवा के ठाकुर का दमन करना निश्चित हो गया, जरूरी हो गया है। तो अब जो है वो स्वयं यहाँ पर आता है युद्ध करने के लिए। तो चेलावास का जो युद्ध है इसके अंदर कौन हो गया आपका, एक तो खुशाल सिंह हो गया और दूसरा कौन आएगा, लॉरेंस जो है वो स्वयं यहाँ पर युद्ध करने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पे आ गया एजीजी लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस खुद भी यहाँ पे क्या करना आया है, सेना लेकर के और यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया है। जब लॉरेंस आ रहा है तो फिर यहाँ का जो पीए था वो तो आना ही है ना। पीए कौन था आपका, यहाँ पे पीए था मॉक मैसन, है ना। पीए कौन है, मॉक मैसन, ये भी यहाँ पे क्या आ गया है, इसके साथ में ही सेना लेकर के पहुंच गया है यहाँ पे आउवा के पास। अब ये चेलावास का युद्ध होता है और इस युद्ध में भी जो विजय है वो कौन होता है, वो खुशाल सिंह विजय होता है। और इस युद्ध में क्या घटनाक्रम होता है, मॉक मैसन जो है वो इसकी मृत्यु हो जाती है और क्रांतिकारियों ने मॉक मैसन का जो है वो सिर यहाँ से क्या कर दिया, धड़ से अलग कर दिया और जो आउवा का किला है उस किले के द्वार पे जो है उसको टांग दिया जाता है। तो इस प्रकार से चेलावास के युद्ध यानी कि 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ है इसके अंदर भी विजय हो जाती है किसकी, क्रांतिकारियों की। और एजीजी क्या है, यहाँ से वापस चला जाता है, कहाँ पे जाता है, एजीजी चला जाता है वापस अजमेर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो बात है वो हो गई है कि राजस्थान के अंदर सुप्रीम व्यक्ति अंग्रेजों का, उसको भी क्या कर दिया, क्रांतिकारियों ने पराजित कर दिया है। यहाँ से एक नई बात और हमें यहाँ पे देखनी है कि ये जो खुशाल सिंह है इनको भी पता चल जाएगा कि भाई किसको पराजित किया है, एजीजी को पराजित किया, यानी कि अब अंग्रेज दुगुनी ताकत के साथ और बहुत वेग से उनके ऊपर क्या करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, मेवाड़ और मारवाड़ के जितने भी अन्य जो सामंत है उनसे क्या मांगी है, मदद मांगी है, क्रांति के अंदर अपना क्या मांगा है, समर्थन मांगा है। और बिल्कुल आउवा के ठाकुर को क्या मिलता है, मारवाड़ के अन्य ठाकुरों का समर्थन भी मिलता है। तो उसमें हमें कुछ नाम पढ़ने होते हैं, तो हम यहाँ से उन नामों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त पहले कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं। यानी कि अब ये आउवा के ठाकुर को देने वाले समर्थन, किसकी बात करने वाले हैं, आउवा को जो समर्थन मिल रहा है, आउवा को क्या मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उसके बारे में हम बात थोड़ी सी करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे ठिकानों के नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है आसोपा, क्या नाम मिलता है, आसोपा। एक आपको नाम मिल जाता है आलनियावास, क्या नाम मिलता है, आलनियावास, ठीक बात है। उसके अलावा आपको नाम मिलते हैं, देखिए बाता, क्या नाम मिलता है, बाता। इसके अलावा आपको एक नाम मिल जाता है तूलगिरी, क्या नाम मिलता है, तूलगिरी। एक आपको नाम मिलता है बोगावा, बोगावा, ठीक है। और कुछ और भी नाम है जिनके द्वारा क्या किया जाता है, इनका समर्थन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें नाम मिलता है आसोपा के जो ठाकुर है उनका नाम मिलता है हमें शिवनाथ सिंह, क्यों नाम मिलता है, शिवनाथ सिंह जो है इन्होंने समर्थन दिया है, किसको, इनको समर्थन दे दिया आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह को। आलनियावास, आलनियावास के ठाकुर है अजीत सिंह, क्या नाम मिल जाता है हमें, अजीत सिंह, ठीक बात है। इसके अलावा बांता, बांता के अंदर जो ठाकुर है वो है पेम सिंह, कौन है, पेम सिंह। इसके अलावा तूलगिरी यहाँ पे है जगत सिंह, कौन है, जगत सिंह। और इसके अलावा बोगावा, बोगावा में है जोध सिंह, कौन है, बोगावा में जोध सिंह, ठीक बात है। तो ये क्या करते हैं, इनको यहाँ पे समर्थन दे देते हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ और नाम मिल जाते हैं, जैसे कि ठाकुर चांद सिंह, कौन हो गया, ठाकुर चांद सिंह, ये बसवाना के हैं, ये ठाकुर कहाँ के हैं, बसवाना के ठाकुर है। इसके अलावा ठाकुर समंद सिंह, कौन मिलते हैं इनको, ठाकुर समंद सिंह, इनका भी क्या मिल जाता है, इनको समर्थन मिल जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान के अंतर्गत आउवा के ठाकुर को समर्थन देने वाले ठाकुर जो है वो और कौन कौन है, या किसके द्वारा जो है वो क्रांतिकारियों को समर्थन दिया गया था। तो हमें यहाँ पे ये नाम मिलते हैं, आसोपा के शिवनाथ सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, बांता के पेम सिंह, तुलगिरी के जगत सिंह, बोगावा के जोध सिंह और ठाकुर चांद सिंह कहाँ के, बसवाना के हैं। और एक और हमें नाम मिल रहा है ठाकुर समंद सिंह। हालांकि इनमें से जो है कई ठाकुर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं स्वयं सह सेना, और कई ठाकुर जो है वो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी सेना जो है वो भेज दी है, स्वयं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों की वजह से। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वापस से अब क्या कर रहे हैं, आउवा के ठाकुर जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत करने वाले हैं। तो वापस हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे हमने बात छोड़ी थी कि हमने 18 सितंबर को क्या कर दिया है, चेलावास के युद्ध के अंतर्गत जो है वो ये जीत गए हैं। अब जो है यहाँ पर पुनः आक्रमण किया जाएगा, किसके ऊपर आक्रमण किया जाने वाला है,
तो यहाँ पे अब आक्रमण किया जाने वाला है, यानी कि बात आ जाएगी आपकी। यहाँ से हम आगे बढ़े तो देखिए, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 18 सितंबर के बाद में यहाँ पे पुनः कर्नल होम्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, एक नई सेना जो है वो यहाँ पे आती है कर्नल होम्स के नेतृत्व में, ठीक बात है। और कर्नल होम्स के नेतृत्व में ये सेना आकर के कहाँ पे आक्रमण करती है, आउवा के ऊपर आक्रमण करती है। तो ये जो जिस समय आक्रमण किया है उस दिन गहरा भयंकर बारिश और तूफान की रात थी, और अंधेरे के अंदर जो क्या है, ये यहाँ से ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो आउवा से बाहर निकल जाते हैं और आउवा का जो भार है वो अपने भाई के ऊपर छोड़ देते हैं। किसके ऊपर छोड़ देते हैं, पृथ्वी सिंह के ऊपर। इनके भाई का नाम मिलता है आपको पृथ्वी सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको पराजित कर दिया जाता है कर्नल होम्स के द्वारा, और आउवा को क्या करते हैं, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, पूर्णतया मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है कर्नल होम्स के द्वारा। यहाँ पे कई सारी जो है बर्बर और अमानुषिक हत्याएं जो है वो यहाँ पे कर्नल होम्स के द्वारा की जाती है, और सब जो है गलियों के अंदर कई महीनों तक यहाँ पे पड़े रहते थे। तो बात हम करते हैं कि कर्नल होम्स ने यहाँ पे आक्रमण किया तो ये चले गए हैं आपके कोठारिया के पास। कोठारिया के ठाकुर मिलते हैं रावत जोध सिंह। कोठारिया के ठाकुर है जोध सिंह, यहाँ पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं, ये कुशाल सिंह चंपावत। इनके पास में क्या लेते हैं, शरण लेते हैं, ठीक बात है। और फिर कोठारिया के अंदर रहने के बाद में ये पहुंच जाते हैं नीमच। कहाँ पहुंच जाते हैं, नीमच। लेकिन तब तक क्या हो चुकी है, क्रांति जो है वो समाप्त हो चुकी है, और अंग्रेजी सरकार ने एक व्यवस्था कर दी है कि जो कोई भी आत्मसमर्पण कर देगा तो उसको आत्मसमर्पण करने के बाद जो है उसको माफी प्रदान कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जाकर के नीमच के अंदर ये क्या कर देते हैं, कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं, आत्मसमर्पण जो है वो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक बात है। ये आत्मसमर्पण करते हैं और फिर इनकी जांच बिठाई जाती है कि भाई वास्तव में आपका जो है वो कुछ, इन्होंने कहा कि मेरी जो लड़ाई थी वो मारवाड़ के शासक के विरुद्ध थी, आपके विरुद्ध नहीं थी, अंग्रेजों के विरुद्ध जो मेरी लड़ाई नहीं है। तो इनके लिए मेजर टेलर आयोग की नियुक्ति की जाती है। कौन सा आयोग बनाया जाता है, मेजर टेलर आयोग बिठाया जाता है कि भाई वास्तव में इनका कोई दोष है या नहीं है। और मेजर टेलर आयोग ने इनको क्या कर दिया, इनको दोष मुक्त कर दिया, यानी कि भाई नहीं इनका कोई दोष नहीं है, और क्या कर दिए गए, ये दोष मुक्त कर दिए गए थे आउवा के ठाकुर। लेकिन जोधपुर के राज्य ने इनको आउवा की जागीर जो है वो वापस दी नहीं थी। इसलिए क्या हुआ था कि जोधपुर के आउवा की जो ठिकाना है वो जब इनको वापस नहीं मिला तो ये जोधपुर राज्य में यानी मारवाड़ में आए नहीं, नीमच के अंदर ही रही, और नीमच के अंदर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के हमने बात करी इनके बारे में। कर्नल होम्स के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है कि इन्होंने कई जो गांव है जो आउवा के ठिकाने को समर्थन कर रहे थे उन गांवों को जो है वो समूल नाश कर दिया था, जिसमें हमें नाम मिल जाता है भूमाता। क्या नाम मिलता है, भूमाता गांव, और लंबिया गांव जो है, लंबिया, इन गांवों का क्या कर दिया था, इसने पूर्णतया सफाया कर दिया था, इन गांवों को पूर्णतया नष्ट कर दिया था। इसके अलावा भी हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि क्रांतिकारियों की कुल देवी के नाम से जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह की जो है वो कुल देवी यहाँ पे जो है मान्यता प्राप्त हो गई थी, जिसका नाम मिलता है सुगाली माता, जिनके 10 सिर थे और 54 हाथ थे, यानी कि 10 सिर 54 हाथ वाली जो देवी है वो कौन सी हो गई, सुगाली माता हो गई। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी जानकारी मिलती है कि सुगाली माता का जो मूर्ति थी उसको जो है वो क्रांतिकारियों ने अपनी इष्ट देवी मान दिया, यानी कि क्रांतिकारियों की कुल देवी मानी जाती है सुगाली माता। अंग्रेज जो है वो इस मूर्ति को यहाँ से अजमेर ले गए थे। कहाँ ले गए थे, अजमेर ले गए थे। आजादी के बाद में इसको बांगड़ संग्रहालय में रखा गया, पाली के अंतर्गत, और बांगड़ संग्रहालय से बाद में वर्तमान में ही उसको क्या कर दिया गया, पुनः आउवा के अंदर जो है वो पुनर्स्थापित माता की मूर्ति को कर दिया गया है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। तो कुल मिलाकर के हमने बात कर ली एरिनपुरा के अंदर, और एरिनपुरा के अंदर हमने बात किसकी करी है, हमने कर ली आउवा के पूर्णतया मामले की बात कर ली। अब हम जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो अपने सामने क्रांति का चौथा चरण यानी कि चौथा स्थान प्राप्त होता है, और वो है कोटा के अंदर क्रांति। तो देखिए उसको समझते हैं, कोटा में क्रांति जो है वो किस प्रकार से हुई है। यहां से हम आगे बढ़े तो कोटा के अंदर क्रांति का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए कोटा में किस प्रकार से क्रांति हो रही है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ये राजस्थान आपके समक्ष हो गया, जो अपना राजस्थान है, थोड़ा सा छोटा करता हूं, आ जाएगा बस, ठीक है। अब देखिए राजस्थान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि कोटा को समझने का प्रयत्न कर लेते हैं कि कोटा के अंदर क्रांति जो हो रही है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आने वाली है। देखिए यहां पर स्थान है
जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो स्थान कौन सा है? ये स्थान हो गया आपका कोटा। कौन सा हो गया? कोटा में, ठीक है। और कोटा के अंदर महाराव राम सिंह कार्यरत है। कौन कार्यरत है? महाराव राम सिंह जो है वो कार्यरत है। ये आपको पहले से पता है, हमने इसके बारे में बात कर रखी है। तो देखिए कोटा के अंदर महाराव राम सिंह है और कोटा के अंदर जो है वो है मेजर बर्टन। कौन है? मेजर बर्टन जो है वो कोटा के अंदर जो है यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल एजेंट है। मेजर बर्टन जो है पहले नीमच में कार्यरत है। कहां पे है? अभी नीमच में कार्यरत है, लेकिन ये नीमच से कहां पहुंच रहे हैं? ये नीमच से पहुंच रहे हैं कोटा, ठीक है। कोटा पहुंचने के बाद में ही ये जो है यहां पर इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु होने वाली है। कैसे होगी उस बात को समझते हैं। मेजर बर्टन को नीमच से कहां भेजा गया है? कोटा में भेजा गया है 15 अक्टूबर को। कब भेजा गया? 15 अक्टूबर को। तो बात हम ये करते हैं कि 15 अक्टूबर को मेजर बर्टन यहां आते हैं, तो किसके साथ में यहां पे आते हैं? मेजर बर्टन के साथ में दो तो है इसके पुत्र, दो तो इनके कौन है? पुत्र है। इसके अलावा एक सर्जन है, एक सर्जन है और एक यहीं पे कोटा का ही ईसाई जो है वो डॉक्टर है, स्थानीय डॉक्टर, ठीक है। सैंडलर नाम मिलता है। कुल मिला के 5 लोग हो गए, 2, 3, 4 और एक मेजर बर्टन। कितने हो गए? 5 हो गए। महाराव राम सिंह जो है वो जब कोटा के अंदर बर्टन पहुंचते हैं 15 तारीख को, तो सुबह इनसे मिलने जाते हैं और बर्टन शाम को जो है वो इनसे वापस मिलने के लिए इनके घर पे आता है। तभी क्या करते हैं, जो क्रांतिकारी है वो इनको क्या कर लेते हैं? पकड़ के इनकी हत्या कर लेते हैं। और यहाँ पे इनके साथ में कौन है? महाराव कौन है? महाराव है राम सिंह, महाराव राम सिंह। इनको भी क्या कर लेते हैं? ये क्रांतिकारी कैद कर लेते हैं। महाराव राम सिंह को भी क्या कर लिया? कैद कर लिया गया, ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के मेजर बर्टन की हत्या हो गई। अब यहाँ पे क्रांतिकारियों के हमें नाम मिलते हैं। क्रांतिकारियों के नाम जिसमें हम देख लेते हैं जयदयाल माथुर। किसका नाम मिलता है? जयदयाल माथुर। और इसके अलावा एक और नाम मिलता है आपको, मेहराब खान। क्या नाम मिल जाता है? मेहराब खान, ठीक है। तो जयदयाल जो है माथुर और मेहराब खान के नेतृत्व में यहाँ पे क्या करते हैं? क्रांतिकारी जो है वो क्रांति का बिगुल बजाते हैं। और इनके साथ में जो है कोटा की जनता जो है सबसे ज्यादा जो है योगदान देती है। तो कोटा की जनता भी क्रांति में क्या होती है? शामिल हो जाती है। महाराव को बंदी बना लेते हैं मेजर बर्टन और इनकी हत्या करते हैं। और मेजर बर्टन का जो सिर है वो काट करके ये क्या करते हैं? सिर कोटा की गलियों में घुमाते हैं। ये कोटा की गलियों में, ठीक बात है। कोटा शहर की गलियों के अंदर क्या किया है? उसका सिर काट करके क्रांतिकारियों ने जुलूस निकाला। सिर काटने की घटना 2 जगह हुई है। सिर काट करके किले पर टांगा गया आउआ के अंदर और कोटा के अंदर शहर के अंदर घुमाया गया है, ठीक बात है। अब यहाँ पर जो है इन क्रांतिकारियों की सत्ता रहती है 5 महीने तक। 5 महीने तक महाराव को बंदी बना लेते हैं ये लोग और क्या करते हैं? कोटा के अंदर अपनी सरकार स्थापित करते हैं। क्रांतिकारियों की सरकार यहाँ पे स्थापित हो जाती है। अंत में बात आती है करौली की सहायता से। किसकी सहायता से? करौली की सहायता से मेजर का नाम मिलता है रॉबर्ट्स। क्या नाम मिलता है? मेजर रॉबर्ट्स ने सेना वापस इकट्ठी करी और क्या किया है? यहाँ पे क्रांतिकारियों को जो है वो दंडित किया है, जिसके अंतर्गत जो है वो जयदयाल सिंह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, बाकियों को फांसी प्रदान की जाती है और पुनः कोटा महाराव को जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है? गद्दी पर बिठाया जाता है। हालांकि यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है, कई जगह पर ये कहा जाता है कि कोटा महाराव जो है वो क्रांतिकारियों के साथ में मिले हुए थे। इसी वजह से बर्टन को जो है वो नीमच से वापस कहाँ बुलाया गया था? कोटा बुलाया गया था। लेकिन महाराजा स्वयं, कोटा महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं रहा है। हालांकि हमें इसमें यह भी एक पता चलता है कि क्रांति के बाद में कोटा महाराव की जो तोपों की सलामी है उसको क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। और जो अंग्रेज गवर्नर जनरल है वो इनसे क्या थे? नाराज थे, रुष्ट थे। इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो क्रांतिकारियों के समर्थन में थे कोटा महाराव राम सिंह। हालांकि इनको क्या कर लिया गया था? बंदी बनाया गया था और इनके हाथ में सरकार का शासन संचालन का कार्य नहीं था। तो कुल मिलाकर के हमने बात की, कोटा के अंदर जनता भी भाग लेती है। जयदयाल माथुर और मेहराब खान के नेतृत्व के अंदर मेजर बर्टन की हत्या होती है और इस प्रकार से कोटा के अंदर 5 महीनों तक जो है वो क्रांतिकारियों की सत्ता यहाँ पर बनी हुई रहती है, ठीक बात है। तो हमने 4 जो प्रमुख बातें थी जो राजस्थान की क्रांति के अंदर हमें पढ़नी होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना है, जिसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने विभिन्न 4 स्थानों के बारे में जो है वो यहाँ पे जांच करने का कार्य किया है। ये आपके चारों जो स्थल है उनके बारे में हमने बात करी है, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी वो किसके बारे में थी? वो बात आपकी हो गई थी जिसमें हमने नसीराबाद के बारे में बात करी थी, फिर हमने बात करी थी नीमच के बारे में, फिर हमने बात करी थी जो है एरिनपुरा पाली के बारे में और फिर हमने बात करी थी कोटा के अंदर होने वाली क्रांति के बारे में। हमने सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर ली थी, ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें
यहाँ पर एक और व्यक्ति को पढ़ना होता है जिसका नाम मिलता है हमें तात्या टोपे। तात्या टोपे का राजस्थान की 1857 की क्रांति में जब तक हम योगदान को नहीं समझते तब तक हमारी राजस्थान की जो 1857 की क्रांति क्या मानी जाएगी, अधूरी मानी जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि तात्या टोपे के द्वारा जो है वो क्या योगदान यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए एक नया पेज लेते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ से तात्या टोपे को पढ़ लेते हैं। तात्या टोपे के द्वारा क्या कार्य किया गया उसको जानते हैं। देखिए तात्या टोपे का योगदान, ठीक है, तात्या टोपे का योगदान। देखिए तात्या टोपे जो है जब ग्वालियर के युद्ध के बाद में उसका ग्वालियर का पतन हो जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में वो युद्ध करती हुई जो है वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद में जो तात्या टोपे है वो भाग करके कहाँ पहुंच जाते हैं, राजस्थान की तरफ में आते हैं। राजस्थान में तात्या टोपे 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। दोनों ही बार एक एक प्रदेश को जीतने का कार्य कर लेते हैं। हालांकि वो सहायता की उम्मीद के अंदर जो है राजस्थान की लगभग हर एक रियासत के अंदर गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक रियासत हमें मिलती है जिसका नाम है जैसलमेर, जहां पे तात्या टोपे नहीं गए। बाकी सभी रियासतों से जो है उन्होंने सहायता की जो उम्मीद है वो लगाई थी, लेकिन कुछ एक ठिकानों को छोड़ दे जिसमें सलूम्बर का नाम आ जाता है, उन्होंने तात्या टोपे को सैनिक और धन की सहायता प्रदान की थी, लेकिन अन्य जो है वहां से यहाँ ये सहायता प्राप्त नहीं कर सके राजस्थान के शासकों से। तो यहाँ पे 2 बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि तात्या टोपे जो है राजस्थान में कितनी बार आते हैं। 2 बार जो है वो अपना यहाँ पर कार्यक्रम चलाते हैं। पहली बार जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो इन्होंने अधिकार कर लिया था झालरा पाटन पे। किस पे अधिकार किया? झालरा पाटन पर अधिकार कर लिया। और झालरा पाटन की जनता ने इनका क्या किया है, भरपूर सहयोग भी किया है। दूसरी बार जब ये आते हैं यहाँ की झालरा पाटन पर ये अधिकार करते हैं, लेकिन अंग्रेजों से क्या होना पड़ता है, इनको पराजित होना पड़ता है। फिर ये नीमच की तरफ चले जाते हैं, लेकिन लौट करके वापस आते हैं। और दोबारा जब ये वापस आते हैं तब ये कहाँ पे अधिकार कर लेते हैं, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। तो अब इन्होंने अधिकार कहाँ कर लिया, बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से ये 2 जो क्षेत्र है जो यहाँ पे क्या करते, तात्या टोपे यहाँ पे अधिकार करने का कार्य कर लेते हैं। इसके अलावा इन्हें जब सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो इनका ही एक विश्वास पात्र व्यक्ति है मानसिंह नरूका। क्या नाम मिलता है, मानसिंह नरूका। ठीक बात है। ये जागीरदार है, कहाँ का है, ये नरवर का है, नरवर का जागीरदार है। ठीक बात है, नरवर के जागीरदार थे मानसिंह नरूका। हालांकि इनके मित्र है तात्या टोपे के, और इनको ये क्या कर देता है, इन्हीं नरवर के जंगलों में ही जब तात्या टोपे शरण लिए हुए होते हैं इस समय ये विश्वासघात करके और इनको क्या करवा देता है, मानसिंह नरूका क्या करता है, इनके साथ ये विश्वासघात करता है और इन्हें कैद करवा देता है। और 18 अप्रैल को क्या कर दी जाती है, तात्या टोपे को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और तात्या टोपे की फांसी के साथ ही सिपरी के अंदर फांसी दी जाती है, नदी के तट पे। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाती है, अपनी 1857 की क्रांति का जो अध्याय है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यानी कि तात्या टोपे की फांसी के साथ ही जो है वो क्या हो जाता है, 1857 की क्रांति समाप्त मान ली जाती है। भारत के अंतर्गत भी और राजस्थान के अंतर्गत भी क्रांति को समाप्त मान लिया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो क्रांति हुई है जिसको हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत पढ़ा है, तो उसमें हमें यह देखना है कि क्रांति की असफलता हुई है तो वो किस कारण से रही है, यानी कि क्रांति की असफलता के कारणों के बारे में जानकारी लेनी है। सबसे पहला बिंदु आता है नेतृत्व का अभाव। किसका अभाव है, नेतृत्व का अभाव। इसके अंतर्गत हम ये जान लेते हैं कि क्रांतिकारियों ने जब नसीराबाद के क्रांतिकारी जो है वो क्रांति करते हैं तो उसके बाद में वो मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखते हैं, मेवाड़ के शासक को क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं नेतृत्व स्वीकार करने का। यानी कि किसको पत्र लिखते हैं, मेवाड़ महाराणा को, मेवाड़ महाराणा को ये पत्र लिखते हैं। ठीक बात है। लेकिन मेवाड़ महाराणा जो ये पत्र है ये सीधे के सीधे किसको सौंप देता है, अंग्रेजों को सौंप देते हैं। ठीक बात है। मेवाड़ महाराणा उन्हीं पत्रों को किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को। यानी कि क्रांतिकारियों की योजना है वो पता चल जाती है किसको, अंग्रेजों को पता चल जाती है। तो कुल मिला के मेवाड़ महाराणा ने तो नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। अब नेतृत्व स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था, दिल्ली के अंदर बैठा हुआ बहादुर शाह जफर। जबकि बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली के लाल किले से बाहर जो है वो क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान कर ही नहीं पाया था। इस वजह से नेतृत्व का क्या रहा है, अभाव रहा है। जिसमें हमें दूसरी बात और देखने को मिलती है, नसीराबाद और नीमच के जो क्रांतिकारी है वो क्रांति करने के बाद में दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से आदेश प्राप्त करने के बाद जो है वो पुनः अजमेर पे अधिकार करने की बात सोचते हैं। यदि एक प्रिचार्ड नामक एक अंग्रेज अधिकारी है उसने कहा भी है कि यदि ये जो क्रांतिकारी है ये नसीराबाद से दिल्ली ना जाकर के और सीधा अजमेर पे आक्रमण करते तो इस क्रांति का इतिहास जो है वो कुछ दूसरा ही हमें मिलता। ठीक बात है।
नेक्स्ट बात आती है आपके बीच समन्वय का अभाव। समन्वय का अभाव मतलब ये हुआ कि जो क्रांति हुई है आयोजित, वो नसीराबाद में हुई, नीमच में हुई, चाहे अरिनपुरा में हुई, चाहे कोटा के अंदर हुई, धौलपुर में हुई, टोंक के अंदर हुई, इन सभी स्थानों पर जो हुई है, इन क्रांतिकारियों के बीच में आपस में कोई समन्वय नहीं है। इन्होंने आवेश में आकर के अंग्रेजों के खिलाफ में क्रांति तो कर दी, लेकिन क्रांति के बाद क्या किया जाना है, किस प्रकार से योजना बनाई जानी है, उसका कोई समन्वित रूप इनके पास में नहीं है और आपसी समन्वय का अभाव था। जबकि अंग्रेजों के पास में निश्चित रूपरेखा है कि किस प्रकार से कौन सी जगह के क्रांतिकारियों को दबाना है। इस वजह से क्या होते हैं, अंग्रेज विजयी रहते हैं, ये भारतीय क्रांति असफल होती है। रणनीति का क्या है, इनके पास अभाव है, इसके बारे में हमने बात कर ही ली। फिर हम बात देखते हैं शासकों का असहयोग। जितने भी भारतीय शासक रहे हैं, सबने क्या किया है, क्रांतिकारियों का असहयोग किया। हालांकि जो सामंत है, ठाकुर है, उनके द्वारा तो क्या किया गया है, उनके द्वारा तो क्रांतिकारियों को समर्थन दिया गया, आम जनता के द्वारा क्या किया है, क्रांतिकारियों को समर्थन दिया गया। लेकिन शासक जो है वो अपनी भलाई किसमें मान रहे हैं, अंग्रेजों के भारत में बरकरार रहने में अपनी भलाई मान रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शासक जो है वो सहयोग अंग्रेजों को करते हैं। जिसमें हमने एक नाम देखा है, बीकानेर के शासक, किसके नाम देखते हैं हम, बीकानेर का जो शासक है वो तो राज्य से बाहर अपनी सेना को भेजता है, राज्य से बाहर जो है वो अपनी सेना भेजता है, किसके लिए, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। राज्य से बाहर अपनी सेना भेजने वाले शासक कौन हो गए, एकमात्र शासक है बीकानेर का शासक। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर कोई शासक पूछ लिया जाए कि किस शासक ने जो है वो यहाँ पर अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया है, तो उसमें नाम मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक का नाम मिलता है। हालांकि इन्होंने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया है, लेकिन हमसे पूछ ही लिया जाए कि एक आध का नाम तो बता ही दो, तब हम ये बताते हैं कि बूंदी का जो शासक है वो क्या करता है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करता है, क्रांतिकारियों का समर्थन करता है, कुछ हद तक करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता जरूर है। कौन, बूंदी का शासक। जबकि बीकानेर के शासक जो है वो क्या करते हैं, राज्य से बाहर जाकर के, बाकी मेवाड़ के शासक हो गए, मारवाड़ के शासक हो गए, जयपुर के शासक हो गए, वो अंग्रेजों के प्रति पूर्णतः स्वामी भक्त बने रहते हैं। इस वजह से क्या होती है, क्रांति जो है वो असफल हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमने देखे क्रांति की असफलता के कारण। अब हम अगली बात करते हैं, तब हमें यहाँ पर ये देखना है क्रांति के परिणामों के बारे में, ठीक है। तो जो क्रांति के परिणामों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या परिणाम आता है, देशी राज्यों के प्रति नीति के अंदर जो है वो परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अंग्रेजों को यह पता चल गया कि देशी राज्य उनके फायदे के लिए है, देशी रियासतें जो है वो क्या है, अंग्रेजों के फायदे के लिए है। तो अंग्रेजी राज्य अब 1857 के बाद में जो विलय की नीति है उस पर काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि जो गोद निषेध का सिद्धांत लागू किया था उसको भी क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। इन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही है, लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन्होंने जो है समुद्र के अंदर तरंग रोधक का काम किया है। किसने, देशी रियासतों और इन राजाओं ने। अगर ये नहीं होते तो हम जो है वो यहाँ से, हमारा साम्राज्य कभी का ढह जाता, हम यहां से बाहर चले जाते। यानी कि यदि ये शासक हैं तो ही कौन है, अंग्रेज यहां पे स्थापित रह सकते हैं। तो अब ये देशी राज्यों के प्रति अपनी नीति के अंदर क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। उन्हें जो है विभिन्न उपाधियां दी जा रही है, मान सम्मान प्रदान किए जा रहे हैं, उनको खुश रखने का प्रयत्न किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। इससे पहले क्या था, इनके साथ विलय की नीति का ये लोग पालन कर रहे थे। तो अब जो है वो नीति में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट आता है सामंतों की शक्ति को नष्ट होना। सामंतों की शक्ति इन्होंने क्या करी है, नष्ट करने का जो है वो कार्य यहाँ पे कर लिया गया है। तो सामंतों की शक्ति नष्ट कैसे हो रही है, क्योंकि ये क्या करते, जो जितना आंदोलन हुआ है वो सामंतों के अधीन हुआ है। सामंत जो है वो क्रांतिकारियों को समर्थन दे रहे थे, इस वजह से सामंतों की शक्ति को क्या किया, नष्ट करने का काम इन्होंने कर लिया। नेक्स्ट आता है नौकरशाही में परिवर्तन। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर हम बात कर ले तो नौकरशाही के अंदर भी इन्होंने क्या किया, राजस्थान में परिवर्तन किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि अब जो क्रांति के बाद में जो है वो अंग्रेज शासक वर्ग को यहाँ पर अधिक स्थापित किया गया है और भारतीय को जो है वो शासकों के वर्ग से यानी कि सेना के अंदर हटाने का काम यहां पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है यातायात के साधनों में विकास। अंतिम बिंदु है आपका यातायात के साधनों का विकास। यानी कि क्या किया गया, इनको पता चल गया कि भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर जो क्रांति हुई है इस समय कोई रेलगाड़ी या रेल की व्यवस्था नहीं है, रेल मार्गों की। अंतिम जो है वो आगरा तक रेल पहुंचती थी, कानपुर तक पहुंचती थी, उसके बाद में जो है वो रेल मार्ग नहीं है। तो राजस्थान के अंदर अब क्या किया जाएगा, इनके द्वारा जो है वो यातायात के साधनों का विकास किया जाएगा, अपनी सेना को और ज्यादा अधिक आसानी से एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए और राजस्थान पर अपना नियंत्रण प्रगाढ़ रूप से बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग यहाँ पे यातायात के साधनों का भी विकास करने वाले हैं। तो ये कुछ क्या थे, हमारे इस क्रांति के परिणाम थे जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो आज के इस क्लास के अंतर्गत हमने पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति को किस प्रकार से प्रारंभ हुई है, कहां पे ये आयोजित हुई है, क्या क्या कार्य किए गए हैं और फिर क्रांति असफल क्यों हुई और क्रांति के परिणाम हमें क्या मिले, इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब अगली आने वाली क्लास के अंतर्गत हम कुछ आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ जो क्रांतिकारी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।